हेलो एवरीवन। मैं अभिलाषा हूँ, जो कि मैं आपके ऑप्शन गायनी के सेकंड पार्ट को डील करूँगी, जिसमें कि हमने हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली अगर देखें तो 5 यूनिट्स हैं हमारे पास, जिसमें से आज मैं डील करने वाली हूँ फर्स्ट यूनिट को, रिकॉग्निशन एंड मैनेजमेंट एंड प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर हमारा है हाइपर एमेसिस ग्रेविडारम। हाइपर एमेसिस ग्रेविडारम के बारे में जैसे कि हम जानते हैं कि माइनर एलिमेंट में आता है, और प्राइमरी सिम्टम के तौर पे भी हम देखते हैं कि जब कोई भी फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं तो उनमें वॉमिटिंग देखने को मिलती है। फर्स्टली उन्हें मॉर्निंग सिकनेस के साथ भी वॉमिटिंग होती है, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ये एग्जिस्ट करता है। इससे ज़्यादा भी एग्जिस्ट कर सकता है, पर मेनली हम देखते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद ये सबसाइड हो जाता है। तो इंट्रोडक्शन है हाइपर एमेसिस ग्रेविडारम का। नॉजिया एंड वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कॉमनली टर्म्ड मॉर्निंग सिकनेस, occurs in 70% of all the female pregnancies. Although referral to as morning sickness, these symptoms can over at any time of the day. मॉर्निंग सिकनेस के साथ साथ जब ये नॉजिया और वॉमिटिंग उनको फील होती है, जो कि बेसिकली तो मॉर्निंग में देखने को ज़्यादा मिलती है, लेकिन ये किसी भी टाइम में उन्हें हो सकता है। कभी कभी खाना खाने के पहले भी, खाना खाने के बाद भी, या फिर वो सोने जा रही हैं उसके पहले भी ये देखने को मिल जाता है। Vomiting in pregnancy may be due to hormonal changes associated with pregnancy, or it may be due to some medical, surgical, or gynecological complication that may occur at any time during pregnancy. इसमें फर्स्टली मेनली जो रीज़न होता है वो होता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से। एचसीजी का लेवल जैसे कि हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम में इंक्रीज होता है, उसके साथ साथ फ्लक्चुएशन इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन के लेवल में भी जब फ्लक्चुएशन आता है तो वो भी एक मेजर कॉज बनता है वॉमिटिंग का। सेकेंडली, ये किसी और भी गायनेकोलॉजिकल कंडीशन के साथ भी हमें देखने को हो सकता है। ये काफ़ी बार होता है कि प्रेगनेंसीज के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के साथ भी ये सबसाइड नहीं होता है, तो हो सकता है कि गायनेकोलॉजिकल कोई और कंडीशन रही हो, उसकी वजह से भी हमें देखने को मिलता है। Definition: Pernicious vomiting is medically known as hyperemesis gravidarum. It is a severe type of vomiting of pregnancy which has got deleterious effect on the health of mother and incapacitates her in day-to-day activities. हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम एक abnormal कंडीशन है जिसमें फीमेल को प्रेगनेंसी के दौरान पे जब लिमिट से ज़्यादा, जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नॉर्मल माना जाता है, वो सबसाइड हो जानी चाहिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद, अगर फिर भी वो परसिस्ट करता है और इस तरीके से वॉमिटिंग होती है कि फीमेल के इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हो और उनके जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं उसको हिंडर करे, तो इसे हम कहते हैं हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम। इसके इटियोलॉजी बहुत सारे हो सकते हैं, जो कि पहले तो मैंने फर्स्टली बताया है कि एचसीजी का लेवल एलिवेट हो जाता है प्रेगनेंसी के समय पे। तो फर्स्टली है कि एक्सेस एचसीजी लेवल, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन के लेवल में भी जब फ्लक्चुएशन आती है तो वो भी एक रीज़न है। सेकेंड है इन्फेक्शन, एच पाइलोरी बैक्टीरियम। इसकी वजह से क्या होता है, जो इनर लाइनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है और फीमेल जो है कुछ भी अगर वो इनटेक करती हैं तो वो उन्हें डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और तो और इसमें आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि फीमेल को फुलनेस ऑल द टाइम, उन्हें फुलनेस फील होता है, और वो अगर कुछ भी हल्का सा भी खाती हैं तो उन्हें वॉमिटिंग वो कॉज कर सकता है। अपर जीआई डिसमोटिलिटी ड्यू टू स्मूथ मसल्स, बहुत ज़्यादा आपको अगर उन्हें कोई भी किसी तरीके का पहले जीआई का इन्फेक्शन हो चुका है, उस वजह से भी उन्हें वॉमिटिंग देखने को मिल सकती है। ड्यू टू स्मूथ मसल रिलैक्सेशन इंड्यूस्ड बाई द हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन एंड थायरोक्सिन। इसमें क्या होता है, जब प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो स्मूथ मसल की जो मोटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। इसकी वजह से जब फीमेल कुछ भी इनटेक करती हैं तो वो क्या करता है, बार बार उन्हें बहुत इमीडिएटली वो डाइजेस्ट नहीं होता है और उन्हें बहुत रिफ्लक्स वो कॉज कर सकता है, तो वॉमिटिंग वहाँ पे कॉज होती है। जेनेटिक फैक्टर हो सकता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर, हाइपरएमेसिस कुड बी रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस और साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। हाइपरएमेसिस तब भी बहुत ज़्यादा होता है जब, क्योंकि फीमेल जब पहले तो उन्होंने कंसीव किया है, थोड़ी बहुत स्ट्रेस है उनके साथ, बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, उसके साथ भी उनको स्ट्रेस हो रहा है, और उसके साथ अलॉन्ग में अगर कोई और भी फैक्टर स्ट्रेसर उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहा है तो ये भी देखने को मिल सकता है इसके कॉज में। पैथोफिजियोलॉजी हम देखते हैं कि हाइपरएमेसिस की क्या क्या है। नॉर्मली हम पढ़ते हैं, एक ही पैथोफिजियोलॉजी पढ़ते हैं, आपको कई सारी बुक्स में अलग अलग देखने को मिलेंगी। सर्कुलेटरी चेंजेस दिखेगा, मेटाबॉलिक चेंजेस दिखेंगे, और भी अदर चेंजेस के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। तो हम एक जनरल पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ फ्लूइड लीड्स टू ग्लाइकोजन डिप्लीशन। उसके बाद फैट रिजर्व
is broken down, but there is incomplete oxidation of fat, accumulation of ketone bodies in blood, and there is also increase in endogenous tissue protein metabolism, excessive excretion of non-protein nitrogen in the urine. फर्स्टली है कि आपका जो भी जब इनएडिक्वेट फीमेल क्या है, वॉमिटिंग के डर की वजह से भी उनका इनटेक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो इनएडिक्वेट जब इनटेक करती है, कम खाती हैं, तो आपका है ग्लाइकोजन का जो लेवल है वो ब्लड में पहले तो डिप्लीट होता है, उसके बाद है जो हमारा फैट रिजर्वायर है, जब वो कम हो रहा है तो हमारा वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट स्टिमुलस बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है, तो ऑक्सीडेटिव वहाँ पे ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस देखने को मिलते हैं हमें। फिर होता है कि एक्युमुलेशन ऑफ कीटोन बॉडीज इन ब्लड एंड देयर इज ऑल्सो इंक्रीज इन एंडोजेनस टिश्यू प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। कीटोन बॉडीज एक्यूमुलेट होने लगते हैं और उसके साथ साथ उनका जो है एंडोजेनस टिश्यू के जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज़्यादा होने लगता है। जैसे कि बॉडी में हम जब आपने जनरली भी देखा होगा, जब कुछ लोग हैं कि बहुत डाइट अपना बहुत रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, कम खाने लगते हैं, तो उनका जो है फैट ब्रेक डाउन होता है। उसके साथ साथ ये भी होने लगता है कि जब फैट ब्रेक डाउन होगा तो आपके जो मसल फाइबर में कुछ जो आपके प्रोटीन्स हैं वो भी ब्रेक डाउन होंगे और उससे आपकी बॉडी को एनर्जी सेल्स को एनर्जी पहुंचाई जाती है, तो उसके वजह से भी होगा कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म भी होगा। और एक्सेसिव एक्सक्रीशन ऑफ नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस इन यूरिन, जब प्रोटीन का ब्रेक डाउन होगा तो वहाँ पे क्या होगा कि आपका जो नाइट्रोजन वेस्ट है वो यूरिन में बहुत ज़्यादा ही एक्सक्रीट होगा। उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी वेट भी आपकी रिड्यूस करती है, उसके साथ साथ आपका जो भी आपका जो नेफ्रो कंडीशंस हैं वो भी हिंडर्ड हो जाते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, फर्स्टली हाइपरेमेसिस हम पढ़ रहे हैं तो इसका जो मेन ही है कि वो है कि वॉमिटिंग, एक्सेसिव वॉमिटिंग हो रही है। तो इसमें है कि फर्स्टली सिम्टम है वॉमिटिंग इज इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी विथ रेचिंग। रेचिंग का मतलब है कि आपको बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा है, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वॉमिट करने में। एक होता है आपको कभी जनरल जो प्रेगनेंसीज कंसीव होती है वुमेन को, जब उन्हें वॉमिटिंग होती है तो वो रिफ्लक्स आता है, वॉमिट होता है उनको, वो रिलैक्स हो जाती हैं कुछ देर 10 मिनट 15 मिनट के बाद वो फिर नॉर्मल अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाती हैं। बट इसमें क्या होता है कि अगर हाइपरेमेसिस हो रहा है तो वॉमिटिंग आपको एक तो पहले उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, बॉडी से कंटेंट बहुत ज़्यादा ही रिफ्लक्स होगा, और उसके साथ रेचिंग। रेचिंग का मतलब है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, जो आप इनर लाइनिंग होगी वीमेंस को वो पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, काफ़ी देर तक उन्हें कम से कम उसे रिलैक्स होने में वीमेन को 20 से 25 मिनट उससे भी ज़्यादा कभी कभी लग जाते हैं कि वो रिलैक्स हो जाए। ओलिगोयूरिया, बार बार यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है। एपिगैस्ट्रिक पेन एंड कॉन्स्टिपेशन में अकर, जब बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई है वॉमिटिंग की तो फर्स्टली ये कि इनर लाइनिंग आपकी डिस्टर्ब हुई है उनकी, और एपिगैस्ट्रिक पेन, उन्हें एपिगैस्ट्रिक रीजन पे बहुत ज़्यादा पेन देखने को मिलेगा क्योंकि वो बहुत प्रिनिशियस वॉमिटिंग करते हैं, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग भी होती है, तो उसकी वजह से बॉडी पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, तो उन्हें वहाँ पे एपिगैस्ट्रिक पेन देखने को मिल सकता है। काफ़ी बार होता है कि जब बॉडी में आपके वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो फाइबर कंटेंट है वो बॉडी में पूरी तरीके से अब्जॉर्ब नहीं हो पाती है, तो फाइबर कंटेंट ना अब्जॉर्ब होने की वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ साइंस अब देखते हैं हम। फीचर्स ऑफ डिहाइड्रेशन एंड कीटो एसिडोसिस, आपको डिहाइड्रेशन में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, ये है ड्राई कोटेड टंग। विमेन की जो है फुल्ली आपको जो उनके डिहाइड्रेशन कॉज होगा तो उनको जब हम एग्जामिन करेंगे तो इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे अगर हम उन्हें टंग उनका हम एग्जामिन करेंगे तो वो हमें पूरी तरीके से ड्राई देखने को मिलेगा, सलाइवेशन मुंह में बहुत कम होती है, ड्राई माउथ रहेगा, क्रैकी देखने को मिलेगा, तो ये होगा ड्राई कोटेड टंग होगा। सनकेन आई, नॉर्मल डिहाइड्रेशन में भी हम यही देखते हैं कि जब सनकेन आई हो जाती है फीमेल की, बहुत ज़्यादा बॉडी जब डिहाइड्रेटेड है, सोडियम लेवल कम हो चुका है, पोटेशियम लेवल कम हो चुका है, तो उनकी आंखें पूरी तरीके से नहीं खुलती है, वो बहुत फटीग और लेथार्जिक दिखती हैं। एसीटोन स्मेल इन ब्रीदिंग, नॉर्मल है आपको एसीटोन स्मेल भी देखने को मिलेगी जब वो सांस एक्सहेल और इनहेल करेंगी तो। टैकीकार्डिया, आपका जो हार्ट रेट है वो बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। लॉस ऑफ स्किन इलास्टिसिटी, नॉर्मल डिहाइड्रेशन के टाइम में स्किन टर्जिडिटी कम हो जाती है। हाइपोटेंशन, बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है तो जनरल सी चीज़ है कि हाइपोटेंशन हमें देखने को मिलेगा। राइज इन टेम्परेचर मे बी नोटेड, कुछ कुछ कंडीशन में होती है कि जब बॉडी हमारी डिहाइड्रेटेड होती है तो एक बहुत जनरल सिम्टम है, साइन है कि फीवर देखने को मिलता है हमें जनरली हर किसी में, तो ये एक साइन है। जॉन्डिस इज़ लेट फीचर, काफ़ी बार होता है जब ये हाइपरेमेसिस बहुत प्रोलॉन्ग टाइम के लिए एग्जिस्ट कर रहा है तो जॉन्डिस की कंडीशन भी हमें देखने को मिलेगी।
अप टू 5% लॉस में भी रिपोर्टेड। बॉडी डिहाइड्रेटेड है, उनके बॉडी में एनर्जी कम हो रही है, ग्लाइकोजन कम है, ग्लाइकोजन ऑलरेडी मेटाबोलाइज हो चुका है, तो प्रोटीन भी मेटाबोलाइज होना शुरू हो जाता है एनर्जी के इनटेक को पूरा करने के लिए बॉडी में। तो हमें बॉडी का फैट और लेवल और वेट लेवल भी देखने को कम मिलेगा। ओके, तो इसमें है कि आपका 5% तक वेट लॉस देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस। अगर हाइपर एमेसिस ग्रेविडारम परसिस्ट कर रहा है और अकर हो रहा है तो न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या देखने को मिलेंगे। जैसे कि हमारा पहला ही एटियोलॉजी में ही था कि थायमिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो जब थायमिन की डेफिशिएंसी होती है तो उसमें हमें 3 आपको न्यूरोलॉजिकल कंडीशन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है कि वर्निक इंसेफेलोपैथी, कॉर्सक्रॉफ सिंड्रोम, पेरिफेरल न्यूराइटिस। तो वर्निक इंसेफेलोपैथी में क्या होता है कि आपका एक मेमोरी लॉस की ट्रायड बनती है, जो कि आप उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा। उसमें उन्हें कुछ चीज़ें वो भूल जाएंगे या फिर कोई इमीडिएट एक्टिविटी वो भूल सकती हैं, तो ये देखने को मिलता है। कॉर्सकॉफ सिंड्रोम में भी सेम है कि B1 के जो थायमिन है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से ये अकर हो रहा है। इसमें भी आपको मेमोरी लॉस या फिर कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा पर्सन के अंदर में। पेरिफेरल न्यूराइटिस, जब बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड है बॉडी तो नंबनेस, टिंगलिंग सेंसेशंस। पेरिफेरल न्यूराइटिस जो न्यूरल आपकी जो नर्व फाइबर्स हैं वो प्रॉपर तरीके से उन्हें इलेक्ट्रोलाइट ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, तो वहाँ पे नंबनेस, टिंगलिंग जैसे ऐसे सेंसेशन देखने को मिलते हैं, जिसको हम पेरिफेरल न्यूराइटिस कहते हैं। सेकेंड अदर में है कि स्ट्रेस अल्सर इन स्टमक, बार बार वॉमिट हो रहा है, बार बार उनकी जो एच पैलोरिक लाइनिंग, एच पैलोरिक जो है आपको उसकी वजह से डिस्टर्बेंस कॉज हो रही है, तो स्ट्रेस अल्सर देखने को मिलेगा। इसोफेजियल रप्चर और टीयर, जब फीमेल बहुत प्रोजेक्टाइल वॉमिट करती हैं। प्रोजेक्टाइल वॉमिट में क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाती हैं जो भी कंटेंट होता है उससे बाहर निकालने के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमें रप्चर देखने को मिल सकता है। ये रप्चर कभी कभी कुछ कंडीशन में बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं या फिर बहुत हल्के होते हैं, जैसे इनर लाइनिंग है उनकी डैमेज हो जाती है और बार बार उन्हें इरिटेशन फील होगा, एपिगैस्ट्रिक पेन फील होगा और फिर वो उनको डिस्कम्फर्ट फील होते रहेगा। जॉन्डिस, जो नॉर्मल है, बिलिरुबिन का लेवल एलिवेट हो रहा है तो ये जॉन्डिस देखने को मिलेगा। रीनल इनसफिशिएंसी, जैसे कि हमने बताया है कि जब आपका प्रोटीन मेटाबोलाइज होना शुरू हो रहा है तो नाइट्रोजनस वेस्ट बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, उसकी वजह से आपके जो फीमेल हैं उनमें रीनल इनसफिशिएंसी देखने को मिलता है कि वो प्रॉपर तरीके से एक्टिविटी नहीं, एक्टिव जो फिजियोलॉजी है कि आपका जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको एक्सक्रीट आउट कराने में आप किडनी जो है वो इनसफिशिएंट हो जाती है कुछ टाइम के लिए, पर इसे मेडिकेशन के साथ साथ सही किया जाता है। रेटिनल हेमरेज, रेटिनल हेमरेज में मैंने सेम बताया कि जब फीमेल बहुत ज़्यादा प्रोजेक्टाइल वॉमिट कर रही हैं बैठ के या फिर खड़े होके, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाता है, जो हमारी बहुत ही माइन्यूट और बहुत ही थिन वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो कभी कभी हमें देखने को मिलता है कि वो रप्चर हो जाती हैं। अब देखते हैं कि मैनेजमेंट क्या क्या है हाइपरएमेसिस ग्रेविडारम में। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर एज फॉलोज: टू कंट्रोल द वॉमिटिंग, टू करेक्ट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, टू प्रिवेंट और ट्रीट एनी कॉम्प्लिकेशंस। हम 3 प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं हाइपरएमेसिस ग्रेविडारम अगर परसिस्ट कर रहा है फीमेल के अंदर में। पहला तो है कि वॉमिटिंग को हमें कंट्रोल करना है। प्राइमरी अगर हम वॉमिट को कंट्रोल करेंगे तो जितनी बॉडी की लॉसेज हुई हैं वो और भी ज़्यादा वर्सन नहीं होंगे। सेकेंड में है टू करेक्ट द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, बॉडी में जितने भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुए हैं उसे हम दोबारा से रिस्टोर करना है। टू प्रिवेंट और ट्रीट एनी कॉम्प्लिकेशंस, जैसे कि प्रीवियस में हमने कोई भी कॉम्प्लिकेशंस देखे हैं, ये जितने भी हमने कॉम्प्लिकेशन देखे हैं, वर्निक एंसेफेलोपैथी हो, कॉर्सकॉफ सिंड्रोम में, पेरिफेरल न्यूराइटिस देखने को मिल रहा है, या फिर और भी सारे हो, रेटिनल हेमरेज, रीनल इनसफिशिएंसी, इन सारे कॉम्प्लिकेशंस को हमें करेक्ट करना सही है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम तक इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, तो उन्हें टैकीकार्डिया भी देखने को मिलेगा, उन्हें मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शनिंग देखने को मिल सकती है। पहला एक टू माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में, जब उस कंडीशन में फीमेल आ रही है, और अब ये है कि हम कैसे इसको देखेंगे कि फीमेल माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशन में है कि कैसे है, वो मैं नेक्स्ट में बताऊंगी आपको। पहले है कि अगर माइल्ड टू मॉडरेट केसेस के साथ फीमेल आ रही है तो इसमें है कि लाइफस्टाइल एंड डाइटरी मॉडिफिकेशन, अवॉइड ऑफेंसिव फूड और ऑर्डर्स, ईट स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स। जनरली हम जो सबको सजेस्ट करते हैं कि अगर उन्हें वॉमिट हो रही है, किसी भी कंडीशन में अगर वॉमिट परसिस्ट करती है किसी भी पर्सन में, तो हम वहाँ पे बताते हैं कि आप स्मॉल अमाउंट लें, बार बार खाएं लेकिन कम अमाउंट में खाएं, फ्रीक्वेंसी आपकी ईटिंग की बढ़ जानी चाहिए लेकिन कम अमाउंट में हो।
अवॉइड ट्रिगरिंग फैक्टर, कॉफ़ी हुआ, टी, ऑयल एंड स्मेल ऑफ कुकिंग स्पेशली फ्राइंग। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा, जनरली भी ये हम अपने साथ एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि काफ़ी बार होता है कि कुछ फ्राई करने से या फिर डीप फ्राई, जब वो जो फ्रेगरेंस है, वो जो अरोमा आती है, उससे बहुत ज़्यादा वो स्टिमुलस करता है और स्टिमुलेट करता है और फीमेल को वॉमिट कॉज करता है। सपोर्टिव थेरेपी, रीअश्योरेंस एंड काउंसलिंग। जैसे कि हमने बताया कि स्ट्रेस की वजह से, दूसरे स्ट्रेसर्स की वजह से भी ये कॉज हो सकता है, तो उसमें है कि हम उन्हें थोड़ा सपोर्टिव थेरेपी के साथ में काउंसिल करेंगे कि ये नॉर्मल है, जनरल होता है सब में। जब फीमेल आती हैं, जो उनकी जो मोस्ट ऑफ टाइम पे जो प्राइमरी ग्रेविडाज आती हैं, तो उनको बताना पड़ता है कि नहीं, ये जनरल चीज़ें हैं, आपको धीरे धीरे करके सबसाइड हो जाएगा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद नॉर्मल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें बतानी पड़ती हैं। अल्टरनेटिव थेरेपी में आ जाता है साइकोथेरेपी, एक्यूप्रेशर एंड मेडिकल हिप्नोसिस कैन बी ट्राइड। कुछ कुछ कंडीशंस में है, जैसे कि हमने बताया कि मेमोरी लॉस होने की कंडीशन देखने को मिल रही है, कन्फ्यूजन देखने को मिल रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करती हैं, तो उसके लिए हम थोड़ा बहुत साइकोथेरेपी दे सकते हैं। उनको रिलैक्स कराने के लिए एक्यूप्रेशर का जो भी हम उनके जो एक्यूप्रेशर के साथ साथ उन्हें हम रिलैक्स और कंफर्ट दिला सकते हैं। जनरली हम देखते हैं मेडिकेशन क्या क्या यूज़ करते हैं। डॉक्सीनेट, अ कॉम्बिनेशन ऑफ डॉक्सिलामाइन एंड पैराडॉक्सिन विटामिन B6 इज़ वेरी इफेक्टिव। इसमें है कि हमें ये जो डॉक्सीनेट मेडिकेशन है, वो हम देते हैं डॉक्सिलामाइन और पैराडॉक्सिन के साथ, या फिर विटामिन B6 की सप्लीमेंटेशन हम कराते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है। सीवियर केसेस में हम क्या करेंगे? जब सबसे पहले प्राइमरी है कि हमें उन्हें नियर बाई हॉस्पिटलाइजेशन करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करना ज़रूरी है, सोडियम पोटेशियम के लेवल को बैलेंस करना चाहिए, वरना आपकी कार्डियक एक्टिविटी जो है वो भी हिंडर कर सकती है। तुरंत IV फ्लूइड रिससिटेट कराना है, ताकि उनके सारे जो भी इम्बैलेंस हुए हैं उसे रिस्टोर किया जा सके। मेडिकेशन में एंटी एमेटिक ड्रग देंगे, डॉक्सिलामाइन 10 mg, मिटोक्रोप्लामाइन 10 mg ऑल्सो। हाइड्रोकॉर्टिसोल देते हैं। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स में जैसे कि हम बताते हैं कि रिच इन फाइबर फूड देंगे, स्मॉल अमाउंट में देंगे, फ्रीक्वेंट फूड देंगे। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रेयरली इंडिकेटेड। इसमें काफ़ी कंडीशंस में होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा जब एक्सट्रीम हो जाता है, एक्सट्रीम लेवल में, मतलब बहुत रेयरली ही हमने देखने को मिला होगा कि हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम की वजह से हमें कहीं पे कुछ फीमेल को सजेस्ट करते हैं डॉक्टर्स की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करनी पड़ेगी। अब है कि ये मैनेजमेंट को मैंने एक चार्ट में प्रिपेयर किया है, जो कि आप देख सकते हैं। तो अगर आप एग्जामिनेशन के पर्पस से देखें, तो इस चार्ट के हेल्प से भी आपको अगर मैनेजमेंट सिर्फ लिखना हो हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम का, तो आप इस तरीके से अगर शो करेंगे तो जनरली है कि अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। PUQE स्कोरिंग, इसमें है कि आप जो फीमेल है, ये स्कोरिंग के हेल्प से हम देखते हैं कि उन्हें कितनी फ्रीक्वेंसी पे वॉमिटिंग हो रही है, कितने टाइम के लिए हो रही है, दिन के कौन से टाइम पे सबसे पहले होती है, इसके बेसिस पे ये स्कोरिंग की जाती है। तो फर्स्टली हम दो देखेंगे कि वॉमिटिंग विदाउट डिहाइड्रेशन, वॉमिटिंग विद डिहाइड्रेशन। फीमेल को वॉमिट हो रहा है सिर्फ, लेकिन उनका जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस नहीं है, वो अपने जो उनका फूड इनटेक है और लिक्विड इनटेक है, फ्लूइड इनटेक है, वो नॉर्मल है। तो इसमें है कि डिहाइड्रेशन के बिना है, तो उनमें सिर्फ और सिर्फ हमें डाइटरी चेंज करने की ज़रूरत है। कोई भी ट्रिगरिंग फूड हम उसे अवॉइड करेंगे, जैसे कैफीन हुआ, किसी भी तरह के टी हुआ, ऑयली सब्सटेंसेस हुए, वो चीज़ें ना खाएं वो। सपोर्टिव थेरेपी और इसके साथ मेडिकेशन में डॉक्सिलामाइन, पैराडॉक्सिन, ये एंटी एमेटिक ड्रग्स हैं, वो हम देंगे। डिहाइड्रेशन के साथ अगर हो रहा है, तो फर्स्टली प्राइमरी में हमारा होगा कि फीमेल को हॉस्पिटलाइज करना फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। IV फ्लूइड, डेक्सट्रोज, सोडियम, पोटेशियम सप्लीमेंट्स ये चलाएंगे। मैग्नीशियम, कैल्शियम एज रिक्वायर्ड, अगर कैल्शियम ग्लूकोनेट दे देते हैं, MgSO4 चलाते हैं, ताकि उन्हें रिससिटेट किया जा सके। अगर उसमें भी है कि वो डिहाइड्रेशन कॉज करे, तो नॉर्मल वॉमिटिंग अगर हो रही है उनको, तो सिर्फ नॉर्मल जो मेडिकेशन हम लोगों ने दिया है 10 mg, डॉक्सिलामाइन 10 mg दे देंगे। मिटोक्लोप्रामाइन ये भी 10 mg। अगर सीवियर वॉमिटिंग उनको हो रही है, कीटोसिस हो रही है, एसिडोसिस हो रही है, तो उस कंडीशन में मिटोक्लोप्रामाइड, प्रोमेथाजीन, ऑन्डेनास्ट्रॉन, और फिर अगर उसके साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड की अगर ज़रूरत है पेशेंट को, तो हमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी देना है। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा अगर कोई भी फीमेल हाइपरेमेसिस के साथ आती हैं? तो हाइपरेमेसिस प्रोग्रेस चार्ट इज़ हेल्पफुल टू असेस द प्रोग्रेस ऑफ पेशेंट इन द हॉस्पिटल। एक चार्ट हम प्रिपेयर करते हैं, जिसमें कि हम देखते हैं कि पेशेंट को कौन से टाइम पे
या फिर क्या खाने की वजह से उन्हें बार बार वॉमिटिंग ऐसे स्टिमुलस क्रिएट हो रहा है। सोशल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट शुड बी गिवन। उन्हें हम थोड़ा बहुत साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे ताकि उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो सके। द साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट मस्ट बी नोटेड लाइक सबसिडेंस ऑफ वॉमिटिंग, फीलिंग ऑफ हंगर, बेटर लुक, डिसअपियरेंस ऑफ एसीटोन फ्रॉम ब्रीथ एंड यूरिन, नॉर्मल पल्स एंड ब्लड प्रेशर, नॉर्मल यूरिन आउटपुट। कुछ कुछ साइंस को हम मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अगर वो इम्प्रूव, उनका प्रोग्रेस चेक करने के लिए वॉमिटिंग उनका सबसाइड हुआ कि नहीं साइड हुआ, उनको हंगर फील हो रही है कि नहीं फील हो रही है। ऐसा होता है कभी कभी कुछ कुछ फीमेल्स आती हैं जो कहती हैं कि मुझे हमेशा फुलनेस फील हो रहा है, वो खाना ही नहीं खाना चाहती, वो अवॉइड करती हैं, जो कि मेन कॉज बन जाता है डिहाइड्रेशन का। उनके बेटर लुक, उनको बार बार हम बोलते हैं कि नहीं अभी आप ठीक लग रही हैं, अभी आप देखिए पहले से वॉमिटिंग आपकी कम हो गई है, अब आपको वैसी प्रॉब्लम नहीं हो रही। जैसे कि हमने फर्स्ट साइन में देखा था सनकेन आइज़, तो उसके लिए भी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती है कि मेरा फेस अपीयरेंस अच्छा नहीं दिख रहा है, डल दिख रहा है, तो उसके लिए हम बताएंगे। और डिसअपियरेंस ऑफ एसीटोन, जो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा पेशेंट अगर डिहाइड्रेटेड है या फिर बार बार वॉमिटिंग होती है तो एसीटोन जो है कि ब्रीथ देखने को मिलता है, वो सबसाइड होना चाहिए। और फिर उनका जो यूरिन आउटपुट है वो नॉर्मल हो जाना चाहिए। और हाँ, ब्लड प्रेशर और नॉर्मल पल्स भी आ जाना चाहिए, क्योंकि हाइपोटेंशन हमें देखने को मिला था और टैकीकार्डिया देखने को मिला था, तो वो भी नॉर्मल होना मॉनिटर करेंगे। आफ्टर वॉमिटिंग हैज़ स्टॉप्ड, स्टार्ट फीडिंग इन ए स्मॉल अमाउंट एट फ्रीक्वेंट इंटरवल। जब वॉमिटिंग पेशेंट की कम हो जाए तो उसके साथ साथ हमें जो फूड है फ्रीक्वेंट मील देंगे, लेकिन स्मॉल अमाउंट में मील देंगे। प्रोवाइड अ क्वाइट एंड कंफर्टेबल इन्वायरमेंट दैट इज़ फ्री फ्रॉम ऑर्डर टू इन्हेंस वुमेंस कम्फर्ट। नॉर्मल है, मैंने जैसे कि बताया कि कुछ भी उन्हें स्टिमुलस होती है, कुछ अगर वो स्मेल कर ले तो किसी भी तरीके का स्मेल हो, काफ़ी बार होता है कि हॉस्पिटल के भी जो स्मेल होती है उसकी वजह से भी उन्हें बहुत ज़्यादा बार बार रिफ्लक्सेस आते हैं वॉमिट करने के लिए, तो वो होना चाहिए कि वहाँ पे कोई किसी ऐसी तरीके का ऑर्डर ना आ रही हो। नर्सेज शुड ऑब्जर्व द पेशेंट फॉर एनी कॉम्प्लिकेशन लाइक मेटाबॉलिक एसिडोसिस, जॉन्डिस एंड हैमरेज। हमें ये जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं हमें वो बहुत ज़्यादा मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है कि कहीं ये तो नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं पेशेंट के अंदर। मेंटेनेंस ऑफ ओरल हाइजीन इज इंपॉर्टेंट बिफोर एंड आफ्टर द एपिसोड ऑफ वॉमिटिंग। जैसे कि नॉर्मली मैंने बताया कि जब पेशेंट बार बार वॉमिट करते हैं तो इनर लाइनिंग डैमेज हो जाती है क्योंकि एसिडिक सब्सटेंस की वजह से, तो उसको भी हमें देखना ज़रूरी है। अगर ओरल केयर पेशेंट का प्रॉपर होना चाहिए ताकि ये जो प्रॉब्लम है वो बार बार ना करे, एसीटोन जो ब्रीथ है वो भी हम उसे भी क्योर कर सके। तो अब यहाँ पे हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर है हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम ख़त्म होता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि है अबॉर्शन। अबॉर्शन अबॉर्शन में हम जनरली देखते हैं कि जब भी फीमेल अबॉर्शन की जब परसिस्ट करता है, ये कोई इलनेस या कंडीशन नहीं है, फीटल की वायबिलिटी जब वहाँ से आपका किसी भी कंडीशन की वजह से फीटल वायबल नहीं रह जाता है उसका, या फिर वो किसी भी कंडीशन की वजह से हो सकता है, किसी स्ट्रेस की वजह से, किसी ट्रॉमा की वजह से, या फिर किसी फिजियोलॉजिकल कंडीशन की वजह से। Abortion. Spontaneous abortion, miscarriage or early pregnancy loss is defined as the spontaneous termination of pregnancy before 20 week. 20 वीक्स के पहले ही अगर जो फीमेल ने प्रेगनेंसी कंसीव की है और वो किसी भी रीज़न की वजह से टर्मिनेट हो जाती है वो प्रेगनेंसी, उसे हम अबॉर्शन कहते हैं। अबॉर्शन इज द एक्सट्रैक्शन और एक्सपल्शन फ्रॉम द मदर ऑफ एन एम्ब्रियो और फीटस weighing 500 ग्राम और लेस when it is not capable of independent survival. WHO के अकॉर्डिंग एक ये डेफिनेशन है कि अबॉर्शन इज़ द एक्सट्रैक्शन। अबॉर्शन जो है उसमें अगर जो भी वाइबल फीटस है 500 ग्राम से कम, अगर वो अपना इंडिपेंडेंट सर्वाइवल नहीं कर सकता है और वो एक्सपेल आउट हो जाता है फीमेल के बॉडी से, तो उसे हम कहते हैं अबॉर्शन। टाइप्स ऑफ अबॉर्शन देखते हैं। इसे एक चार्ट में मैंने प्रिपेयर किया ताकि आपको याद करने में हेल्प हो। दो कंडीशन में देखते हैं, स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड। स्पॉन्टेनियस में आइसोलेटेड, रिकरेंट, इंड्यूस्ड में लीगल इलीगल। एक तो होता है कि वो किसी भी कंडीशन की वजह से वो अपने आप फिजियोलॉजिकल कंडीशन के साथ ही वो वहाँ पे अकर हो रहा है, तो उसे हम स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन कहते हैं। इंड्यूस्ड कुछ ऐसी रेयर कंडीशंस हैं या फिर कुछ ऐसे आपको फिजियोलॉजिकल कंडीशंस है फीमेल में, या कुछ अदर भी जो कंडीशंस आती हैं, जैसे कि काफ़ी बार होता है कि फीमेल जो है वो आपका 18 ईयर्स से कम की हैं,
या फिर किसी और असॉल्ट के साथ आ रही हैं या फिर किस मिस हैपनिंग के साथ आ रही हैं, तो वहाँ पे हमें अबॉर्शन इंड्यूस जब कराते हैं डॉक्टर, तो उसे हम बोलते हैं इंड्यूस अबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस, आइसोलेटेड, रिकरेंट में थ्रेटेंड, कंप्लीट, इनएविटेबल, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, मीज, सेप्टिक। और फिर आपका इंड्यूस में भी एक सेप्टिक कंडीशन आती है जो कि हम आगे एक एक करके इसको डील करेंगे। ये डायग्राम है, अभी डायग्राम की हेल्प से मैं आपको बताऊंगी। एटियोलॉजी क्या है अबॉर्शन की? पहले तो है कि फीटल फैक्टर हम देखते हैं। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी हो रही है या फिर आपका सही तरीके से सेल की डिवीजन नहीं हुई है, वहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। न्यूमेरिकल डिफेक्ट्स, और भी जितने भी अगर मल्टीपल डिफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, स्पाइनल बाइफिडा देखने को मिल रहा है, या फिर जो फीटस है वो प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं कर रहा है, या फिर कुछ फिजियोलॉजिकल कंडीशन वहाँ पे देखने को मिल रहा है। एएसडी अगर बच्चे में हमें बहुत जनरली पूरी तरीके से बॉडी में जो ऑर्गन डेवलप होने चाहिए वो नहीं डेवलप हो रहे हैं, तो उस कंडीशन भी हो सकता है। स्ट्रक्चरल डिफेक्ट में देखने को मिलते हैं, वही लिम्स अगर नहीं प्रॉपर तरीके से डेवलप हुई हैं, या फिर हेड प्रॉपर, या फिर ब्रेन, या किसी भी तरीके का ऑर्गन अगर सही तरीके से डेवलप नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। मल्टीपल प्रेगनेंसीज, इसमें क्या होता है कि एक से ज़्यादा जब बेबी या फिर एम्ब्रियो वहाँ पे डेवलप होने लगता है, अगर 2 हो 3 हो, कई कभी कंडीशन में 4 भी देखने को मिलता है, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में भी डील करेंगे मल्टीपल प्रेगनेंसीज को, वो कंडीशन कॉज कर सकती है। हाइड्रोपिक डिजनरेशन ऑफ विलाई, यहाँ पे होता है कि आपका जो जहाँ पे इम्प्लांटेशन होनी चाहिए प्रेगनेंसी की, अगर वहाँ पे प्रॉपर तरीके से इम्प्लांटेशन नहीं हो पाई थी शुरुआत में, पर फिर भी वहाँ पे फीटस ग्रोथ कर रहा था, एक टाइम के बाद क्या होता है कि वो विलाई की मोर्टेलिटी बढ़ जाती है और वहाँ पे इम्प्लांटेशन जो हो रखी थी वो डिटैच हो जाता है, तो वहाँ पे भी हमें कुछ कंडीशंस में हमें देखने को मिलता है। मैटरनल फैक्टर देखते हैं। मैटरनल इन्फेक्शन, जो टॉर्च इन्फेक्शन देखते हैं हम, अगर वैसी कोई इन्फेक्शन फीमेल बॉडी में है तो वहाँ पे भी ये भी कॉज हो सकती है। एंडोक्राइन फैक्टर, जैसे कि मैंने बताया कि बॉडी के फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में आती है एंडोक्राइन प्रॉब्लम। इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर, बॉडी के इम्यून सिस्टम से पहले से बहुत ज़्यादा कोई इलनेस रह चुकी है या फिर क्रोनिक इलनेस के साथ फीमेल डील कर रही हैं, तो यूट्राइन फैक्टर, यूट्राइन फैक्टर में आप देख सकते हैं कि आपको काफ़ी सारी कंडीशंस होती है, कभी कभी आप इसमें हम अलग से भी यूनिट में भी पढ़ेंगे, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज की कंडीशंस भी होती हैं, तो वो भी आ सकता है हमारे यूट्राइन फैक्टर में। इनहेरिटेंट थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, इनहेरिटेंट कंडीशंस है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, तो उसमें भी हमें देखने को मिलेगा। ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी, जो RH का कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग होती है, जो जैसे कि हम जनरली जानते हैं कि अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी नहीं सेकंड प्रेगनेंसी में अगर RH इनकम्पैटिबिलिटी देखने को मिली है तो वहाँ पे अबॉर्शन कॉज होता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर, अगर फीमेल सिगरेट स्मोकिंग कर चुकी हैं, पहले से करती आ रही हैं, तो उस कंडीशन में रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अल्कोहल कंजप्शंस है। एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग, पहले से उन्होंने ये ड्रग्स उनको चल रही हैं, तो फिर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, उन्होंने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लिया था प्रॉपर तरीके से, उसने जो मेडिकेशन है वो वर्क नहीं हुआ, फंक्शनिंग नहीं हुई बॉडी के अकॉर्डिंगली, तो वहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है कि प्रेगनेंसी परसिस्ट कर जाती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब वो डेवलप होता है तो वहाँ पे भी होता है। ड्रग, केमिकल एंड टॉक्सिक एजेंट, किसी और तरीके का वो कोई इंड्यूस कर रहे हैं केमिकल एजेंट या फिर कोई मेडिकेशन जो ले लिए जो कि उनको नहीं लेनी चाहिए, तो उस कंडीशन में होती है। अब है कि ट्राइमेस्टर वाइज देखते हैं कि क्या क्या फैक्टर स्टिमुलेट करते हैं अबॉर्शन को। फर्स्टली जेनेटिक फैक्टर, काफ़ी कंडीशंस में होता है कि अगर उनके जेनेटिक इनहेरिटेंट है, पहले अबॉर्शंस हो चुके हैं उनके किसी और पेरेंट्स को या फिर उनके सिबलिंग में, तो ये देखने को मिलता है। सेकेंडली है कि एंडोक्राइन, फर्स्टली है थायराइड। थायराइड जब हम देखते हैं कि हाइपरथायरॉयडिज्म हो या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म रह चुकी है, वो मेडिकेशन ले चुकी हैं कैंडिडेट्स, तो ऐसे में होता है कि वहाँ पे कॉज कर सकता है डायबिटीज़, जीडीएम, जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो होती है, उस कंडीशन में हमें देखने को मिलता है काफ़ी बार ये एक मेजर कॉज होता है, वहाँ पे अबॉर्शन देखने को मिलती है। उसके बाद है इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर। इम्यूनोलॉजिकल कंडीशन में हमने देखा था बच्चों कि जितने भी कंडीशंस हैं, चाहे रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो या फिर पहले से उन्हें कोई किसी सीवियर कंडीशन के साथ वो डील कर रही हैं इम्यूनोलॉजिकल कंडीशन के साथ, तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि वो मेडिकेशन जो होती हैं, जो आपके इम्यूनोलॉजिकल में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होती हैं, उसमें हमें देखने को मिलता है कि वो सप्रेसर यूज़ करते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड उन्हें दिए जाते हैं उस पेशेंट्स को अगर प्रीवियसली उन्होंने खाया है मेडिकेशन, तो वहाँ पर काफ़ी बार हमें देखने को मिलता है। इन्फेक्शन, जिसमें कि हमने देखा था कि टॉर्च इन्फेक्शन। अनएक्सप्लेन्ड, काफ़ी बार होता है कि कोई कंडीशन नहीं पता होती है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है फीमेल
उन्होंने कंसीव किया बट 1 महीने 2 महीने या 3 महीने के बाद अबॉर्शन हो जाता है, उनका फीटल वायबिलिटी है जो वो वहाँ पे टर्मिनेट हो जाती है। तो ये एक अनएक्सप्लेन कंडीशंस है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में देखते हैं क्या क्या है। एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटी में सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी, काफ़ी बार होता है कि सर्वाइकल जो इनर ओस है वो इतनी वीकेंड होती है कि प्रॉपर प्रेगनेंसी को होल्ड नहीं कर पाती है और वहाँ पे वो ओपनिंग होने की वजह से अबॉर्शन क्रिएट हो जाता है। सेकेंड है कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन ऑफ यूट्रस, इसमें हम देखते हैं यूनिकॉर्नुएट हुआ, बाइकॉर्नुएट हुआ, ऐसी कंडीशंस जो होती है उसमें हम देखते हैं कि अबॉर्शन देखने को मिलता है। यूट्राइन फाइब्रॉइड, किसी भी तरीके का टिश्यू स्कारिंग वहाँ पे हो, टिश्यू डेवलप हो रहे हैं वहाँ पे, जो मस्कुलर टिश्यूज़ होती हैं वहाँ पे डेवलप हो जाती हैं जो कि पेनलेस होती हैं, उसकी वजह से भी अबॉर्शन और इम्प्लांटेशन तो हो जाती है, प्रेगनेंसी कॉज तो करती है, पर बच्चों ऐसा होता है कि वहाँ पे बहुत प्रोलॉन्ग टाइम तक फुल्ली डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। यूट्राइन सिंशाई, इसमें होता है कि जो इनर लाइनिंग है वो इतनी ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन क्रिएट होती है, अडहेशन होने लगता है और प्रॉपर तरीके से यूट्राइन कैविटी में स्पेस नहीं मिलता है फीटस ग्रोथ के लिए, एम्ब्रियो ग्रोथ के लिए, तो वहाँ पे अबॉर्शन देखने को मिलता है। सेकेंडली है कि मैटरनल मेडिकल इलनेस, अगर पहले से पेशेंट को किसी तरीके की इलनेस हो चुकी है या फिर चल रही है, सफ़र कर रही है पेशेंट, उस कंडीशन में भी अबॉर्शन देखने को मिलता है। एक तो है कि अनएक्सप्लेन्ड, किसी भी तरीके का हमें कॉज समझ में नहीं आता है कि आखिरकार अबॉर्शन हुआ क्यों पेशेंट में। इन्वायरमेंटल फैक्टर, इसमें आ सकते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर में आ सकता है कि स्ट्रेस है या फिर किसी तरीके का वो बहुत ज़्यादा उनकी हैक्टिक लाइफस्टाइल है, वहाँ पे भी देखने को मिलता है। इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन, प्रॉपर तरीके से अगर उनका डाइट नहीं है, फीटस ग्रोथ डेवलप नहीं हो रहा, अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे अबॉर्शन देखने को मिलता है। ओबेसिटी एंड स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट, ओबेसिटी की वजह से भी बॉडी में इतनी ज़्यादा ओबीज पेशेंट है, फीमेल हैं, कि वहाँ पे फीटल ग्रोथ के लिए स्पेस नहीं मिल रहा है, यूट्राइन कैविटी जो है प्रॉपर तरीके से स्ट्रेच नहीं हो पा रही है फीटल ग्रोथ को है बहुत ज़्यादा एनकरेज करने के लिए। एडवांसिंग मैटरनल एज एंड पैरिटी, इसमें है कि जैसे कि अभी आपको बहुत ज़्यादा कंडीशंस ये देखने को मिलेंगे कि काफ़ी ज़्यादा एज के बाद फीमेल जो है वो कंसीव कर रही हैं, अपने इंडिपेंडेंस लाइफ की वजह से या फिर करियर की वजह से बहुत ज़्यादा होती है। तो अब ये केसेस बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर हमें देखने को मिलती हैं कि एज्ड जितनी भी फीमेल होती हैं वो जब उनके में अबॉर्शन देखने को मिलता है। अब जैसे कि जो हमने वहाँ पे एक टेबल बनाया था, आपने देखा था, तो इसमें जो था हमने स्पॉन्टेनियस इंड्यूस्ड, आइसोलेटेड रिकरिंग, इसमें था लीगल और इलीगल। इसके हिसाब से अब हम इस वाले पोर्शन को पहले हम स्पॉन्टेनियस वाले को डील करेंगे, फिर उसके बाद चलेंगे इंड्यूस वाले को डील करने के लिए। तो फर्स्ट है थ्रेटेंड। अब हम देखते हैं बच्चों थ्रेटेंड अबॉर्शन के बारे में। थ्रेटेंड अबॉर्शन के कंडीशन में अगर हम ये देखें कि इसमें एक कंडीशन आती है कि पेशेंट को अबॉर्शन क्रिएट होने के सिम्टम्स तो आ रहे हैं पर हम इसे रिकवर कर सकते हैं, तो इसीलिए इसमें है इन दिस प्रोसेस ऑफ अबॉर्शन हैज स्टार्टेड बट नॉट रीच्ड स्टेट वेयर रिकवरी इज़ इम्पॉसिबल। इसमें है हम पेशेंट की जो प्रेगनेंसी है उसको कंट्रोल करते हैं और उसको मेडिकेशन के साथ हम रिस्टोर कर सकते हैं। क्लिनिकल फीचर्स जो देखने को मिलते हैं, वजाइनल ब्लीडिंग, पेन, पर एब्डोमिनल द यूट्रस इज फेल्ट सॉफ्ट एंड इनलार्ज, द यूट्राइन साइज कॉरस्पॉन्ड टू द पीरियड ऑफ एमेनोरिया। पर वजाइना में पर वजाइना एग्जामिनेशन इज अवॉइडेड बट इफ डन द सर्विस विल बी सॉफ्ट विथ क्लोज इंटरनल ओस। तो इसमें जो क्लिनिकल फीचर फर्स्टली में आता है कि हमने जो ये देखा है पर वजाइनल पे जब पीवी एग्जामिनेशन करते हैं वो हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि आपका जब थ्रेटेंड अबॉर्शन के कंडीशन में ये होता है कि जो इनर ओस है सर्विक्स की वो प्रॉपर तरीके से बहुत ज़्यादा राइपनिंग हो चुकी होती है, लेकिन उसे कंट्रोल किया जा सकता है मेडिकेशन के साथ, इसीलिए हमें पर वजाइनल एग्जामिनेशन को हम अवॉइड करते हैं। किसी भी तरीके के इनर ओस पे हम किसी भी तरीके का स्ट्रेस नहीं डाल सकते हैं, अदरवाइज वहाँ पे फुल अबॉर्शन हमें देखने को मिल सकता है। पर एब्डोमिनली में हमें वहाँ पे सॉफ्ट यूट्रस आपको सॉफ्ट देखने को मिलेगा, इनलार्ज देखने को मिलेगा, और एमेनोरिया के कंडीशन के हिसाब से वहाँ पे साइज इनलार्जमेंट में दिखने को मिलेगा। इन्वेस्टिगेशन में हम जनरल इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, ब्लड टेस्ट, हेमोग्लोबिन लेवल, ABO, RH ग्रुपिंग कराएंगे, यूरिन एग्जामिनेशन में इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट ऑफ प्रेगनेंसी, अल्ट्रासोनोग्राफी, USG से हम कंफर्म करते हैं कि कौन सा पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी चल रही है पेशेंट की, सीरम प्रोजेस्ट्रॉन एग्जामिनेशन कराएंगे, सीरम ह्यूमन HCG का लेवल हम चेक करने के लिए देखेंगे इन्वेस्टिगेशन में। मैनेजमेंट क्या क्या हो सकता है, फर्स्टली है रेस्ट करना पेशेंट को, रीअश्योरेंस दिलाना और हार्मोनल थेरेपी देना। रेस्ट कराने के द पेशेंट शुड स्टे इन बेड अंटिल द ब्लीडिंग स्टॉप्स, देयर इज नो एविडेंस दैट प्रोलॉन्ग्ड रिस्ट्रिक्शन ऑफ एक्टिविटी हैज़ एनी थेरेपेटिक वैल्यू। रेस्ट देना है क्योंकि
पेशेंट काफ़ी बार अगर उन्हें ब्लीडिंग हो रही है तो बॉडी बहुत ज़्यादा फटीग हो सकती है, लेथार्जिक हो सकती है। उसके साथ साथ जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से भी, क्योंकि आपका सर्विक्स की जो ओपनिंग है, इनर ओस है, वो बहुत ज़्यादा राइपनिंग हो जाती है, सॉफ्टनेस आ जाती है उसमें देखने को मिलती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो फीमेल है उन्हें हम रेस्ट करने को बोलते हैं, लेग को हमेशा एलिवेटेड रखने को बोलते हैं, ताकि ये जो प्रेगनेंसी इसको हम रिस्टोर कर सके फीमेल की प्रेगनेंसी को। रीअश्योरेंस, अ सिंपैथेटिक एटीट्यूड बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर इज़ एसेंशियल। हम फीमेल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, अगर पहले तो वो बहुत कंफर्ट लेवल में होती हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद, लेकिन अगर वो ऐसी कोई उनके साथ कंडीशन हो जिसमें उनको ब्लीडिंग होने लगे, एमेनोरिया उनका डिस्टर्ब्ड हो चुका हो, तो उस कंडीशन में वो पेशेंट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होती हैं। तो वहाँ पे हमें उन्हें थोड़ा सा एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर हमें थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। हार्मोनल थेरेपी, नेचुरल प्रोजेस्टेरॉन इज समटाइम्स गिवन on an empirical basis, but there is no evidence that the support the continuation of pregnancy. हार्मोनल थेरेपी हम चलाते तो हैं, बट इसका कोई भी ऐसा कुछ एविडेंस नहीं है कि जो फीमेल है उसकी प्रेगनेंसी को रिस्टोर करने में ये हेल्प करता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर फीमेल ब्लड बहुत ज़्यादा ही लॉस हो गया है, ब्लीडिंग काफ़ी टाइम से हो रही थी, पेशेंट को मालूम नहीं था, या फिर ऑल ऑफ द सडन ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है फीमेल में, अब हमें हीमोग्लोबिन की लेवल कम देखने को मिले, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम कराएंगे इमीडिएटली। एंटीडी देंगे, प्रेगनेंसी इज़ मोर देन 12 वीक और मदर इज़ RH नेगेटिव। अगर फीमेल RH नेगेटिव है तो एंटीडी हम देते हैं। इन एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी इज कन्फर्म द यूट्रस इज टू बी इवैक्यूएटेड वंस एंड डायग्नोसिस इज मेड। अगर एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी हमें देखने को मिल रही है, कंफर्म हो चुकी है, तो हम इवैक्यूएट कराएंगे और डायग्नोसिस उनको चेक करेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट, इफ़ द ब्लीडिंग डिक्रीजेज और स्टॉप्स, एक्सप्लेन द फैक्ट टू द वुमेन। अगर ब्लीडिंग है फीमेल में डिक्रीज हो गई है, पहले से जितना हो रहा था उससे कम हो चुकी है, तो हम ये सारी चीज़ें फीमेल को एक्सप्लेन करेंगे। रीअश्योर द मदर एंड एडवाइज हर टू गेट हर वाइटल चेक रेगुलरली। फीमेल को हम एडवाइस करेंगे कि वो प्रॉपर तरीके से फॉलोअप पे आए और अपने वाइटल्स को एग्जामिन कराएं, टेस्ट कराते रहे। एडवाइज हर टू अवॉइड स्टर्नुअस एक्सरसाइज, वर्क एंड टू अवॉइड सेक्शुअल इंटरकोर्स। अगर हमें थ्रेटन अबॉर्शन के रिस्क फैक्टर देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पे हम पहले ही फीमेल को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि आप किसी भी तरीके का ऐसे कोई एक्टिविटी मत करिए जिससे आपकी बॉडी पे स्ट्रेस पड़े, या फिर किसी भी तरीके का ऐसा वर्क मत करिए जो कि बॉडी में आपको बहुत ज़्यादा उस पर हमें स्ट्रेंथ लगाना पड़े। सेकेंडली है सेक्शुअल इंटरकॉर्स के लिए हम उन्हें मना करेंगे। एडवाइस हर टू टेक बेड रेस्ट, प्रॉपर बेड रेस्ट उन्हें ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक तो बॉडी फटीग हो चुका है, दूसरा बात है उनका जो इनर ओस की ओपनिंग है उसे हमें रिस्टोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। Advise the patient to preserve the vulval pad and anything expelled out per vagina for examination. हम पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे कि कोई किसी भी तरीके का, पहले तो वो है कि वल्वल पैड को यूज़ करें ताकि वो किसी भी तरीके का उन्हें इन्फेक्शन कॉज ना हो, और फिर अगर कुछ भी ऐसा होता है कि आपको किसी भी तरीके का क्लॉट उन्हें देखने को मिलता है तो ये भी हमें आके वो इन्फॉर्म करें। एडवाइज हर टू रिपोर्ट इफ़ पेन और ब्लीडिंग बिकम एग्रीवेटेड। हम उन्हें बताएंगे कि अगर किसी भी तरीके की ब्लीडिंग इंक्रीज़ हो जाती है या फिर फीमेल को किसी भी तरीके का पेन हो रहा है, एग्रीगेट हो रहा है उनका पेन, तो वो हमें ज़रूर आके बताएं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इनएविटेबल अबॉर्शन। इनएविटेबल अबॉर्शन में ये होता है कि जब फीमेल को ब्लीडिंग स्टार्ट हो चुकी है, इनर ऑस ओपनिंग हो चुकी है, और उसके बाद हम बिल्कुल भी कंटिन्यूएशन नहीं करा सकते प्रेगनेंसी की, हमें एनी हाउ प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराना पड़ेगा। सो इसमें देखते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ अबॉर्शन वेयर चेंजेस हैव प्रोग्रेस टू अ स्टेट वेयर द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज़ इम्पॉसिबल। सेम चीज़ें जो मैंने एक्सप्लेन की कि इसमें प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना ही पड़ता है। क्लिनिकल फीचर्स हमें देखते हैं कि इनएविटेबल अबॉर्शन में क्या क्या देखने को मिलते हैं। फर्स्टली है कि ब्लीडिंग, प्रोफ्यूज वजाइनल ब्लीडिंग, ब्लीडिंग बहुत ही ज़्यादा होगा, एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। पेन, मोर पेन इन द लोअर एब्डोमिनल विच इज़ कॉल्की। कॉल्की पेन होता है कि आपको बहुत ही हाई इंटेंसिटी से पेशेंट को पेन होगा और थोड़े टाइम के बाद वो ऑटोमेटिकली बिल्कुल ही नज़र नहीं आएगा, वो वैनिश्ड हो जाएगा, बट कुछ टाइम ऑफ इंटरवल के बाद वो फिर से आपको पेन, एक्सट्रीम पेन देखने को मिलेगा, फिर एक पैटर्न शो करता है। जनरल कंडीशन, इट इज़ अ सिमिलर टू द अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस। If the blood loss is profuse, the patient may be in shock.
नॉर्मल है, ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिव हो चुकी है, तो उस कंडीशन में पेशेंट शॉक में भी जा सकता है या फिर वैसे आपको सिम्टम देखने को मिलेंगे, तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पर वजाइनल एग्जामिनेशन में देखते हैं, इंटरनल एग्जामिनेशन रिवील्स डायलेटेड इंटरनल ओस ऑफ द सर्विक्स। मैंने बताया कि इंटरनल ओस ओपनिंग आपको दिखेगी, क्योंकि इसमें हम लोगों ने कम्प्लीटली ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है, ओस ओपनिंग हो चुकी है, तभी होता है कि हम बिल्कुल भी सर्विक्स जो है वो होल्ड नहीं करा सकती है प्रेगनेंसी। प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन हैज़ टू बी फिल्ड विद द डायलेटेड ओस। इसमें हम एग्जामिन करते हैं जो भी प्रोडक्ट है कंसेप्शन का, वो डायलेटेड ओस से हम एग्जामिन करेंगे। If it is in second trimester, then membrane may be rupture with abdominal pain. आप जो एमनियोटिक सेक है वो भी रप्चर हो सकती है अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में हमें इस तरह का एबॉर्शन देखने को मिलता है। मैनेजमेंट क्या है इनएविटेबल अबॉर्शन के? द मैनेजमेंट इज द इमीडिएट इवैक्यूएशन ऑफ द यूट्रस। मैनेजमेंट इस प्रिंसिपल, हम जो प्रिंसिपल्स है किस किस प्रिंसिपल्स पे काम करेंगे? टू मेंटेन स्ट्रिक्ट एसेप्सिस टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। पहले है कि हमें प्राइमरी टर्मिनेशन तो करानी है प्रेगनेंसी की, उसके साथ साथ हम देखेंगे कि इवैक्यूएशन अगर हमें पेशेंट का कराना पड़ रहा है तो उसमें हम जो हमारा एसेप्टिक टेक्निक है उसको यूज़ करेंगे टू स्पीड अप द एक्सपल्शन ऑफ प्रोसेस। जो भी एक्सपल्शन हो रहा है, एक्सपेल आउट हो रही है प्रेगनेंसी, अगर फीटस एक्सपेल आउट हो रहा है उसके स्पीड हम करें, स्पीड अप हम रखेंगे ताकि और भी ज़्यादा इंजरी ना हो सके या फिर जो पेशेंट है उसको और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। टू लुक आफ्टर द मदर्स जनरल कंडीशन। उसके बाद इवैक्यूएशन के बाद हम पेशेंट की जनरल कंडीशन को मॉनिटर करेंगे और उसको रीस्टोर करेंगे। General management. If the patient is in shock, then immediate resuscitation with intravenous fluid and blood transfusion. अगर हमारा ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका है और पेशेंट अगर शॉक में चली गई है तो वहाँ पे हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ पेशेंट को रिससिटेट करना बहुत फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंटी-डी इज गिवन इफ द मदर इज RH नेगेटिव। अगर मदर जो है RH नेगेटिव है तो एंटी-डी का इंजेक्शन हम देंगे। द प्रोडक्ट्स आर सेंट फॉर द हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन टू एक्सक्लूड अ मोलर प्रेगनेंसी। जो भी हमारा कंसेप्शन प्रोडक्ट हमने एक्सपेल आउट कराया है उसको हम हिस्टोपैथोलॉजी लैब भेजेंगे ताकि उसके बारे में एग्जामिन किया जा सके, और अगर किसी तरीके का अगर मोलर प्रेगनेंसी रही है वो तो उसको हम फाइंड आउट करें। प्रोफेलेटिक एंटीबायोटिक्स आर गिवन। प्रोफेलेटिक एंटीबायोटिक्स देंगे ताकि शॉक की कंडीशन हो या फिर और भी ज़्यादा कोई भी वर्सन कंडीशन हो उसको हम कंट्रोल कर सकें। एक्चुअल मैनेजमेंट बिफोर 12 वीक्स। अगर 12 वीक के पहले की प्रेगनेंसी है, 12 वीक ऑफ जेस्टेशन पीरियड से पहले की प्रेगनेंसी है और वहाँ पे अगर इनएविटेबल एबॉर्शन देखने को मिल रहा है तो उसमें हम क्या क्या मैनेजमेंट करते हैं? मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन कैन बी डन। एस्पिरेशन के हेल्प से हम एक्सपेल आउट कराएंगे जितना भी जो भी कंसेप्शन प्रोडक्ट है। डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन फॉलोड बाय द क्यूरेटेज ऑफ यूट्राइन। एक ये प्रोसीजर होता है जिसमें कि हम जब इवैक्यूएशन कराते हैं तो उसमें हम होता है कि स्क्रैपिंग करने का ब्लंट क्यूरेटेज इक्विपमेंट होता है, उसे हम स्क्रैप करके किसी भी तरीके का कोई भी कंसेप्शन का प्रोडक्ट है वो यूट्राइन कैविटी में ना बची रह सके, इसीलिए हम इसे करेंगे। आफ्टर 12 वीक्स, अगर 12 वीक के जेस्टेशन पीरियड के बाद की अगर प्रेगनेंसी है तो फिर देखते हैं। ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन इज स्टार्टेड एंड द एक्सपल्शन प्रोसेस इज हेस्टेंड। ऑक्सीटोसिन का हम जो डोज है वो हम देंगे ताकि लेबर को इंड्यूस किया जा सके, जिसका कि हम अमाउंट देख लेते थे 10 to 20 यूनिट ऑफ ऑक्सीटोसिन देंगे। 500 ml ऑफ NS या फिर RL के साथ देखते हैं जो कि 40 to 60 ड्रॉप्स पर मिनट के रेंज पे चलेगा। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आर एक्सपेल्ड आउट एंड द प्लेसेंटा इज रिटेन्ड। ये हम लोग सेम चीज़ हम करेंगे, ऑक्सीटोसिन का हम शॉट तब भी देंगे अगर जो है कॉन्सेप्शन का प्रोडक्ट एक्सपेल आउट हो चुका है लेकिन प्लेसेंटा अभी तक रिटेन्ड है तो उस कंडीशन में भी हम देंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कंप्लीट अबॉर्शन। कंप्लीट अबॉर्शन का मतलब है कि पूरी तरीके से जो भी कंसेप्शन प्रोडक्ट था वो यूट्राइन कैविटी से एक्सपेल आउट हो चुका है। इन दिस टाइप ऑफ अबॉर्शन द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन वुड हैव बीन कम्प्लीटली एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूट्रस एंड द कैविटी वुड बी एम्प्टी। जब हम एग्जामिन करेंगे तो हमें यूट्राइन कैविटी है वो पूरी तरीके से एम्प्टी देखने को मिलेगा। क्लिनिकल फीचर्स, हम हिस्ट्री पहले तो कलेक्ट करेंगे पेशेंट से, उसके साथ ही हम देखेंगे लोअर एब्डोमिनल पेन विद एक्सपल्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन पर वजाइना विद द फॉलोइंग फीचर्स। ये हमें फॉलोइंग फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। फर्स्टली कि एब्डोमिनल पेन, डिक्रीज इन द एब्डोमिनल पेन। हमें जो जब पेशेंट को
एबॉर्शन की सिम्टम्स अगर नज़र आ रहे होते हैं उस टाइम तो एक फॉल्स लेबर टाइप का उन्हें फील होगा, उस टाइम पेन उनके एक्सट्रीम होंगे, कॉल की पेन होंगे। लेकिन उसके साथ साथ जब कंप्लीट एबॉर्शन होता है, सारे के सारे कंसेप्शन प्रोडक्ट हट चुके होते हैं किसी भी तरीके का, उन्हें वहाँ पे अब एब्डोमिनल पेन जो है वो टाइम टू टाइम रिड्यूस होने लगेगा। माइनर वजाइनल ब्लीडिंग भी कम देखने को मिलेगी। पीवी एग्जामिनेशन में हमें इंटरनल ओस क्लोज देखने को मिलेगा। द यूट्रस इज लेस देन अ पीरियड ऑफ एमेनोरिया, जो एमेनोरिया का स्टेज रह चुका है, पीरियड रह चुका है, उसके अकॉर्डिंगली हमें यूट्रस का साइज भी कम देखने को मिलेगा। मिनिमल वजाइनल ब्लीडिंग सेम है कि ब्लीडिंग हमें कम दिखेगी। पर एब्डोमेन की अगर कैटेगरी में है तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन शोज अ सॉफ्टर देन यूजुअल यूट्रस एंड फंडल हाइट इज लेस देन द जेस्टेशनल पीरियड। जैसे कि नॉर्मल प्रेगनेंसीज में भी हम देखते हैं कि जब हम डिलीवरी करा देते हैं तो पेशेंट को जब हम सुप्राप्यूबिस एरिया पे एग्जामिन करते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा यूट्रस फर्म देखने को मिलता है। तो सेम कंडीशन इसमें भी होता है कि अगर जब अबॉर्शन हो जाती है, कंप्लीट अबॉर्शन के बाद जो भी जितना भी कंसेप्शन ऑफ प्रोडक्ट था वो अगर जब भी एक्सपेल आउट हो जाता है तो हम उसके बाद भी जब एग्जामिन करेंगे, एब्डोमिनल एग्जामिन करेंगे, तो हमें वहाँ पे यूट्रस का जो साइज़ है वो फॉर्म देखने को मिलेगा, जो फंडल हाइट है वो रिड्यूस हो जाती है, उसके साथ साथ हमें डिस्कॉइड फील होगा, वो डिस्कॉइड फील नहीं होगा और हमें ऐसा होगा कि वो हॉलो टाइप का होगा, यूट्राइन कैविटी हॉलो हो जाती है। तो जब हम करते हैं वो तो पैल्पेबल हमें फील होता है। अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग में अल्ट्रासाउंड कन्फर्म दैट अ मिसकैरेज इज कंप्लीट एंड यूट्रस इज एम्प्टी। अल्ट्रासाउंड में हमें साफ साफ देखने को मिलेगा कि यूट्राइन कैविटी में किसी भी तरीके का प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन प्रेजेंट नहीं है। मैनेजमेंट क्या है कंप्लीट अबॉर्शन में? मैनेजमेंट होगा कि हम इसमें पेशेंट को अब कंजर्वेटिव कंडीशन मैनेजमेंट देते हैं। ऑब्जर्व द वुमेन फॉर 4 to 6 आवर्स। हम 4 से 6 घंटे तक पहले फीमेल को प्रॉपरली ऑब्जर्व करेंगे, मॉनिटर करेंगे उनके सारे वाइटल्स को। द अफेक्ट ऑफ ब्लड लॉस शुड बी इवेलुएटेड एंड ट्रीटमेंट कैन बी इनिशिएटेड अकॉर्डिंगली। हम पहले तो देखेंगे, उनके ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, HB लेवल कितना है और ब्लड लॉस कितना हुआ है, उसके हिसाब से हम उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी थेरेपी दे सकते हैं। एंटी-डी, RH नेगेटिव वुमेन शुड बी गिवन एंटी-डी गामा ग्लोबुलर इंट्रामस्कुलरली विद इन 72 आवर्स। कंप्लीट अबॉर्शन के बाद ऐसा होता है कि अगर RH नेगेटिव पेशेंट है तो उसमें हम देते हैं एंटी-डी गामा इंजेक्शन देंगे, इंट्रामस्कुलरली देंगे 72 आवर्स के अंदर में। अब नेक्स्ट देखते हैं इनकम्प्लीट अबॉर्शन क्या होता है। इन दिस टाइप ऑफ अबॉर्शन द प्रोसेस ऑफ अबॉर्शन हैज़ ऑलरेडी बीन स्टेटेड बट द प्रोडक्ट आर ओनली पार्शली एक्सप्लेन्ड आउट। जैसे कि हमने अभी देखा कि कंप्लीट अबॉर्शन में जितना कंसेप्शन ऑफ प्रोडक्ट था वो पूरी तरीके से एक्सपेल आउट हो चुका था, बट इनकम्प्लीट में होगा कि पार्शियली ही एक्सपेल आउट होगा और कुछ जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो रिटेन हो जाते हैं यूट्राइन कैविटी में। क्लिनिकल फीचर्स में हमें सिमिलर कुछ देखने को मिलेंगे। वजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, एब्डोमिनल पेन जो है वो कॉल्की पेन ही आपको देखने को मिलेगा, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे बहुत ज़्यादा पेन होगा, फिर उसके बाद वो डिसअपियर हो जाएगा एंड फिर ये पैटर्न सेम रिपीट होते रहेगी। पर वजाइनल एग्जामिनेशन में यूट्रस स्मॉलर देन अ पीरियड ऑफ अमेनोरिया एंड वेरिंग अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग। इसमें होता है कि जैसे कि आपको उसमें देखने को मिला था कि ब्लीडिंग बहुत ही कम हो रही थी कंप्लीट अबॉर्शन में, बट इनकम्प्लीट में आपको अमाउंट जो है ना वो आपको हमेशा चेंज होते रहेगा। कभी कभी आपको देखेगा कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ब्लीडिंग हो रही है, फिर कुछ टाइम के लिए ब्लीडिंग बिल्कुल भी नहीं होगी, लेकिन फिर उसके बाद हो सकता है कि थोड़ी बहुत ब्लीडिंग देखने को मिले। और उसके साथ साथ जो यूट्रस का साइज़ है, जब हम लोग पर एब्डोमेन एग्जामिनेशन करेंगे तो यूट्रस का साइज़ भी हमें देखने में स्मॉलर मिलेगा। प्रेजेंस ऑफ यूट्राइन टेंडरनेस एंड फंडल हाइट इज लेस देन द जेस्टेशनल पीरियड। फर्स्ट ये एक तो है कि कंप्लीट अबॉर्शन में हमें बिल्कुल भी यूट्राइन कैविटी जो है वो फर्म देखने को मिलती है, लेकिन इनकम्प्लीट में ऐसा होता है कि हमें थोड़ा टेंडरनेस देखने को मिलेगा क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जो है वो पूरी तरीके से एक्सपेल आउट नहीं हुई है। अल्ट्रासोनोग्राफी में रिवील द प्रेजेंस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन इनसाइड द यूट्राइन कैविटी। जब हम USG कराएंगे फीमेल का तो हमें वहाँ पे कंसेप्शन ऑफ प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट हम देखते हैं। जनरल मीजर्स, लुक फॉर द कॉम्प्लिकेशन सच एज प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, सेप्सिस और प्लेसेंटल पॉलिप। इस कंडीशन में ये होता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है किसी भी तरीके का इन्फेक्शन का या सेप्सिस का, क्योंकि हाफ प्रोडक्ट अभी तक अगर कंसेप्शन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो अगर रिटेन हो चुकी है यूट्राइन कैविटी में तो इन्फेक्शन की रिस्क बढ़ जाती है। द सेम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर टू बी फॉलोड फॉर इनएविटेबल अबॉर्शन। सेम चीज़ है कि आपको इनएविटेबल अबॉर्शन का जो भी प्रिंसिपल्स थे वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। The patient is in state of shock due to the blood loss. Management for the shock is to be done first, followed by evacuation of uterus.
सेम है कि अगर पेशेंट शॉक की कंडीशन में जा रही है तो प्राइमरी हमारा होगा कि पहले शॉक की जो कंडीशन है उससे हम पेशेंट को रिवाइव करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराएं और उनकी जो वाइटल्स है उसको स्टेबल कराएं। उसके बाद हम फॉलो अप करते हैं इवैक्यूएशन के प्रोसीजर के लिए। अगर 14 वीक से कम के वायलेबिलिटी के पहले ही अबॉर्शन अगर हो रही है तो उस कंडीशन में हम क्या मेडिकल मैनेजमेंट देंगे? इफ़ द पेशेंट इज हीमोडायनामिकली स्टेबल एंड ओस इज क्लोज्ड, मीजोप्रोस्टोल 600 माइक्रोग्राम ओरली और 400 माइक्रोग्राम सबलिंगुअली और 4 to 800 माइक्रोग्राम वजाइनली कैन बी यूज टू हेस्टेन द प्रोसेस ऑफ एक्सपल्शन। अगर जो पेशेंट है हीमोडायनामिकली, जैसे कि उनका ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, वाइटल में कोई मेजर चेंजेस नहीं है, तो उस कंडीशन और इंटरनल ओस भी है वो क्लोज्ड है, तो हम उस कंडीशन में मीजोप्रोस्टॉल देते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में वैक्यूम एस्पिरेशन मैंने बताया। डायलिटेशन ऑफ इवैक्यूएशन अंडर एनाल्जेसिक एंड जनरल एनेस्थीसिया आर टू बी डन। जनरल एनेस्थीसिया या फिर आपका अंडर एनेस्थीसिया में डायलिटेशन हम कराएंगे और इवैक्यूएशन कराएंगे फॉर मोर देन 14 वीक। अगर 14 वीक से ज़्यादा के बाद अगर अबॉर्शन देखने को मिल रहा है तो यूज़ ऑफ रिपीट डोजेज ऑफ 400 माइक्रो मीजोप्रोस्टॉल एडमिनिस्टर्ड सबलिंगुअली वजाइनली बकली आफ्टर 3 आवर। 3 आवर के रेंज पे हम मीजोप्रोस्टॉल एडमिनिस्टर करेंगे और उन्हें प्रोवाइड कराएंगे ताकि उसे फिर हम रिपीट कराते रहेंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट, द यूटरस इज इवैक्यूएटेड अंडर जनरल एनेस्थीसिया। सर्जिकल मैनेजमेंट में सेम चीज़ें जो हमने पढ़ी है उसमें इवैक्यूएशन और डायलिटेशन कराएंगे, तो वही चीज़ है इसमें हम पेशेंट को डायलिटेशन के लिए भेजेंगे। एंड डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज सेम चीज़ है। डीएनसी भी आपको कभी काफ़ी जगहों पे एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है कि डीएनसी, तो डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज को हम फॉलो अप करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट में। प्रोफिलेक्टिक एंटीबायोटिक्स देंगे। प्रोडक्ट्स आर सेंट फॉर हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। जो भी कंसेप्शन ऑफ प्रोडक्ट हमने एक्सपेल आउट हुआ है उसको हम हिस्टोपैथोलॉजी लैब भेजेंगे। एंटीडी देंगे RH नेगेटिव के केसेस में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मिस्ड अबॉर्शन और साइलेंट मिसकैरेज। मिस्ड अबॉर्शन क्या है? इन दिस अबॉर्शन देयर इज द इंटरयूट्राइन डेथ ऑफ द एम्ब्रियो और फीटस एंड इट इज रिटेन्ड इनसाइड द यूट्रस फॉर अ वेरिएबल टाइम। मिस्ड अबॉर्शन में होता है कि जो आपकी वाइबिलिटी है, जो फीटस है या एम्ब्रियो है, वो फीमेल को पता ही नहीं चलता है कि उसकी क्विकनिंग देखने को मिल रही है कि नहीं मिल रही है, मूविंग है कि नहीं वो मूविंग है, और इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ हो चुकी है बट काफ़ी समय से हो चुकी है और वो यूट्राइन कैविटी में अभी तक रिटेन्ड है, किसी भी तरीके से एक्सपेल आउट नहीं हुआ है। पैथोलॉजी क्या है? बिफोर 12 वीक ऑफ जेस्टेशन द ओवम इज सराउंडेड बाई कॉरियोनिक विलाई मेकिंग द पैथोलॉजिकल प्रोसेस चैलेंजिंग टू अंडरस्टैंड। आफ्टर 12 वीक द रिटेन्ड फीटस बिकम्स ममीफाइड और मेसरेटेड। इसमें है कि 12 वीक से पहले अगर डेथ हो चुकी है, इंट्रायूट्राइन डेथ हो चुकी है, और उसके बाद क्या होता है कि आपको पैथोलॉजिकल प्रोसेस धीरे धीरे जो पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस फीमेल की बॉडी के अंदर में है वो चेंजेस आपको देखने को मिलेंगी। और अगर 12 वीक के बाद देखने को मिल रहा है तो रिटेन्ड फीटस बिकम्स ममीफाइड और मेसरेटेड। एक आपको वो क्या होता है कि किसी भी तरीके फिजियोलॉजिकल चेंजेस तो हो नहीं रही हैं, और जो फीटस है उसके ऊपर पे आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी या फिर किसी भी तरीके की लाइफ नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा टेंडर हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा ममीफाइड का सेंस है कि उसकी जो लाइनिंग होती है और जो फीटस की पूरी सेल्स होती है वो धीरे धीरे करके डिजनरेट होने लगती हैं। द लिकर एमनियाई गेट्स एब्जॉर्ब्ड एंड द प्लेसेंटा बिकम पेल एंड थिन मे बी एडरेंट। जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है और प्लेसेंटा है वो पेल और आपको थिन देखने को मिलेगा। क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं क्या क्या है। प्रेजेंस ऑफ ब्राउन कलर वजाइनल ब्लीडिंग। इस कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा कि प्रेजेंस ऑफ ब्राउन कलर वजाइनल ब्लीडिंग। अगर मेन फीचर अगर आपसे पूछे तो आप ये लिख सकते हैं कि ब्राउन कलर वजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगा। साइन एंड सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी स्लोली डिसअपियर्स। प्रेगनेंसी की जो, क्योंकि उनको ब्लीडिंग भी देखने को मिल सकती है। रेट्रोग्रेशन ऑफ द ब्रेस्ट चेंजेस, जो भी चेंजेस हो रहे थे फीमेल में प्रेगनेंसी के साथ वो करते करते वो धीरे धीरे करते डिसअपियर होने लगते हैं। यूट्राइन ग्रोथ स्टॉप्स और बिकम स्मॉलर इन साइज। नॉन ऑडिबिलिटी ऑफ फीटल हार्ट रेट, इट वाज ऑडिबल अर्लियर। जो भी पहले FHR हमें मिल रहा था या फीटल हार्ट रेट जो हमें मिल रहा था वो अब हमें देखने को नहीं मिलेगा। प्रेगनेंसी टेस्ट में भी हार्मफुल। तो इस टेस्ट को एग्जामिनेशन किए कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि आपको फिर प्रॉपर तरीके से कोई रिपोर्ट नहीं आएगी।
द सर्विक्स बिकम फर्म। इन्वेस्टिगेशन में इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट कराएंगे अगर प्रेगनेंसी नेगेटिव दिखाए तो, और यूएसजी करा के हम कंफर्म करते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं? सेप्सिस, जैसे ममीफाइड फीटस हमें देखने को मिल रहा है, यूट्राइन कैविटी में रिटेन्ड है, तो वहाँ पे हमें सेप्सिस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। डिससेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोगुलेशन, आपको इंट्रावस्कुलर में वहाँ पे ब्लड कोगुलेशन और सेल कोगुलेशन देखने को मिलेगा। साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, फीमेल है, उसने प्रेगनेंसी कंसीव की थी, बट जब उसे होता है कि फीटस हमारा इंट्रायूट्राइन डेथ हुआ है, तो वहाँ पे उनको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। मैनेजमेंट, यूट्रस लेस देन 12 वीक, अगर 12 वीक से पहले का है। मेडिकल मैनेजमेंट, प्रोस्टाग्लैंडिन मीजोप्रोस्टोल टैबलेट देते हैं 800 माइक्रोग्राम वजाइनली एवरी 3 आवर्स, इसको हम 2 टाइम्स पे भी दे सकते हैं। 600 देते हैं सबलिंगुअली एवरी 3 आवर्स। यूजुअली रिजल्ट इन स्पॉन्टेनियस एक्सपल्शन विदाउट नीडेड फॉर द सर्जिकल इंटरवेंशन, इसे हम देते हैं कि अगर किसी भी तरीके का ये हमें सर्जिकल इवैक्यूएशन नहीं करना पड़ता है, अगर हम ये टाइम पे देते हैं और बॉडी में प्रॉपर तरीके से फिजियोलॉजिकल चेंजेस अगर क्रिएट होती हैं तो। सर्जिकल इंटरवेंशन में सर्जिकल मैनेजमेंट, डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन आर डन एज अ डेफिनेटिव ट्रीटमेंट और इज मेडिकल ट्रीटमेंट फेल्स, अगर मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो जाती है तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि सर्जिकल मैनेजमेंट जब हम कराते हैं डायलिटेशन और इवैक्यूएशन, तो उससे हमें प्रॉपर तरीके से डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होगा। मेडिकल मैनेजमेंट, अगर 12 वीक से ज़्यादा का है, यूज़ ऑफ 200 mg माइफेप्रिस्टोन एडमिनिस्टर ओरली फॉलोड बाय 1 to 2 days। रिपीट डोजेस है 400 माइक्रोग्राम मीजोप्रोस्टोल एडमिनिस्टर्ड सबलिंगुअली एंड वजाइनली एवरी 4 to 6 hours। द मिनिमम रिकमेंडेड इंटरवल बिटवीन यूज ऑफ मीफेप्रिस्टोन एंड मीजोप्रोस्टोल इज 24 hour। मीफेप्रिस्टोन जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसके लिए हम जो रिपीट साइकिल अगर चलाएंगे वो 24 hour के इंटरवल पे ही होना चाहिए मीफेप्रिस्टोल और मीजोप्रोस्टोल का। ऑक्सीटोसिन 10 to 20 units of oxytocin in 500 ml of normal saline at 30 drops per minute। ऑक्सीटोसिन की जो शॉट्स चलेंगी वो 10 to 20 यूनिट्स होंगी ऑक्सीटोसिन 500 नॉर्मल सलाइन के साथ हम दे सकते हैं, या फिर आरएल के साथ भी दे सकते हैं 30 ड्रॉप्स पर मिनट। इफ़ दिस फेल इंक्रीज द डोज स्लोली बाय द प्रॉपर मॉनिटरिंग, अगर आपका जो भी है उनको कंडीशन है, अगर उनको वहाँ पे लेबर इंड्यूस नहीं होता है तो वहाँ पे हम इसके नॉर्मली हम उसका रेंज बढ़ा सकते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट, इफ मेडिकल ट्रीटमेंट फेल्स देन सर्जिकल मेथड आर adopted। Dilatation and evacuation are done after the cervix becomes softer। Nursing management, the woman should be asked to come for a follow up after 1 month। 1 महीने के बाद हम उन्हें फॉलो अप के लिए बुलाते हैं। इमोशनल सपोर्ट शुड बी प्रोवाइडेड, पेशेंट को बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हुआ है तो उसके लिए भी हम उन्हें इमोशनल सपोर्ट देंगे। काउंसलिंग फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव इज टू बी गिवन, हमें उन्हें प्रॉपर यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव बताएंगे और उन्हें असिस्ट करेंगे। एट फॉलोअप डिस्कस द पर्टिकुलर कॉज इफ प्रेजेंट एंड प्रोग्नोसिस, अगर फॉलोअप में हमें ऐसी कोई कंडीशन बार बार देखने को मिल रही है कि वो बार बार एक बार फिर से उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव की बट दोबारा से अगर किसी भी तरीके से अबॉर्शन क्रिएट हो रहा है तो वहाँ पे हम उन्हें पहले उनको फॉलोअप करेंगे और डिस्कस करेंगे उस कंडीशन को। सेप्टिक अबॉर्शन, any abortion that occurs with clinical evidence of infection of the uterus and its content is called septic abortion। किसी भी कंडीशन की वजह से अगर वहाँ पे इन्फेक्शन हो रही है पेशेंट को, जैसे कि आपको इंट्रायूट्राइन डेथ की वजह से भी अगर हो रहा है तो इन्फेक्शन कॉज हो रही है यूट्राइन कैविटी में, तो उसको हम सेप्टिक अबॉर्शन बोलते हैं। अबॉर्शन इज यूजुअली कंसिडर्ड सेप्टिक व्हेन देयर आर rise of temperature of at least 104 degree Fahrenheit for 24 hours or more, offensive or purulent vaginal discharge। Other evidence of pelvic infection is lower abdominal pain and tenderness। अगर फीमेल को फीवर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है से 24 आवर से ज़्यादा तक परसिस्ट कर रहा है, किसी भी तरीके का पुरुलेंट वजाइनल हमें डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है, अदर एविडेंस में है कि पेल्विक इन्फेक्शन है, उनको लोअर एब्डोमिनल में पेन और टेंडरनेस है। इसके एटियोलॉजी हम देखते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, अननोन कॉज, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक कॉज। इसमें हमें है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर किसी भी तरीके का उन्हें सेप्टिक अबॉर्शन हमें देखने को मिल रहा है
तो वहाँ पे है कि पहले तो कॉज हमें कुछ भी क्लियर नहीं है कि वहाँ पे क्या डेफिनेट कॉज हुआ है। सेकेंड है क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी। हमने देखा है कि अगर क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी प्रॉपर तरीके से जो फीटस है उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है तो वहाँ पे भी देखने को मिलेगा। एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक कॉज, जिसमें कि हमने देखा था कि हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म का हो या फिर जीडीएम के केसेस में है उसमें। सेकेंड ट्राइमेस्टर में है यूट्राइन कॉज, मलेरियन एब्नॉर्मलिटी, इंट्रा यूट्राइन एडहेशन, लियोमायोमास, सर्वाइकल इनसफिशियंसी। सर्वाइकल इनसफिशियंसी जो मैंने बताया था कि आपको इंटरनल ओस जो है वो प्रॉपर तरीके से वहाँ पे अडरेंट होती है और वो होल्ड नहीं कर पाती है प्रेगनेंसी को। मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा? एनारोबिक बैक्टीरियोइडेस ग्रुप, फ्रेजाइलिस, एनारोबिक स्टेप्टोकोकाई। एरोबिक में इकोलाई हमें देखने को मिलेगा, क्लेप्सिला स्टेफाइलोकोकस, मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, और मिक्स्ड इन्फेक्शन भी हमें देखने को मिल सकता है कई और भी तरीके से। क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हैं? द वुमेन लुक सिक एंड एंशियस, टेम्परेचर जो है 38 डिग्री से इंक्रीज होगा, चिल्स आ सकती हैं, रिग्रेस हो सकती हैं पेशेंट, परसिस्टेंट टैकिकार्डिया, पर पेशेंट का जो हार्ट रेट है वो आपको नॉर्मली हमें काफ़ी टाइम तक हमें देखने को मिलेगा, टैकिकार्डिया हमें देखने को मिलेगा पेशेंट में, जो कि हमें शो करता है कि पेशेंट की बॉडी में इन्फेक्शन है। हाइपोथर्मिया, अब्डोमिनल और चेस्ट पेन, टेकिपनिया, 20 रेस्पिरेटरी रेट जो है वो आपको 20 ब्रीथ पर मिनट से ज़्यादा हो जाएगी, इम्पेयर्ड मेंटल स्टेट, डायरिया और वॉमिटिंग। क्लिनिकल ग्रेडिंग अगर देखें हम सेप्टिक में तो क्या क्या हो सकती हैं? ग्रेड 1 में है द इन्फेक्शन इज लोकलाइज्ड इन द यूट्रस। आपको इन्फेक्शन जो है वो अभी तक लोकलाइज्ड है, वो इन्फेक्शन सिर्फ और सिर्फ यूट्राइन कैविटी में है, उससे ज़्यादा स्प्रेड आउट नहीं हुई है। कॉमनेस्ट एंड एसोसिएटेड विद स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के कंडीशन में होता है मोस्ट ऑफ टाइम पे हमें यही देखने को मिलता है कि जो इन्फेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ अभी तक लोकलाइज्ड है। ग्रेड 2 में द इन्फेक्शन स्प्रेड्स बियॉन्ड द यूट्रस टू द पैरामीट्रियम ट्यूब्स, ओवरीज एंड पेल्विक पेरिटोनियम। ग्रेड 2 में हम देखते हैं कि जो इस इन्फेक्शन का है रेंज है वो स्प्रेड आउट हो चुका है, आपको पेल्विक पेरिटोनियम तक भी देखने को मिलेगा, ओवरीज तक भी देखने को मिलेगा और ट्यूब्स तक भी देखने को मिलेगा। ग्रेड 3 में जनरलाइज्ड पेरिटोनाइटिस, एंडोटॉक्सिक शॉक एंड जॉइंटिस और अक्यूट रीनल फेलियर। ग्रेड 3 में हमें देखने को मिलता है कि ये जो इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट हो चुका है, अदर ऑर्गन को भी के फंक्शन को भी हिंडर कर रहा है, जैसे कि जॉइंटिस देखने को मिलेगा, रीनल फेलियर देखने को मिलेगा विथ इंड्यूस्ड इलीगल अबॉर्शन। इन्वेस्टिगेशन हम क्या क्या करा सकते हैं? रूटीन इन्वेस्टिगेशन इज इंक्लूडेड सर्वाइकल और हाई वजाइनल स्वैब टेस्ट, ब्लड टेस्ट, यूरिन एनालिसिस इंक्लूडिंग कल्चर, अल्ट्रासोनोग्राफी फॉर पेल्विक एंड अब्डोमेन, प्लेन एक्सरे हम कराते हैं एब्डोमेन का अगर किसी भी तरीके का बॉवेल इंजरी या फिर कुछ देखने को मिल रही है, चेस्ट फॉर द केस ऑफ पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशंस हमें क्या क्या देखने को मिलेगा अगर सेप्टिक अबॉर्शन देख रहे हैं तो? इमीडिएट में क्या क्या होगा? हैमरेज देखने को मिल सकता है क्योंकि अगर ब्लड लॉस हो रही है ऐसे में। जनरलाइज पेरिटोनाइटिस देखने को मिल सकता है, जैसे कि मैंने बताया कि अगर ग्रेड 3 का है तो वहाँ पे पेरिटोनाइटिस हमें देखने को मिलेगा। एंडोटॉक्सिक शॉक देखने को मिल सकती है, हैमरेज अगेन रिपीटेड है, अक्यूट रीनल फेलियर देखने को मिल सकता है और थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस देखने को मिल सकता है ताकि ब्लीडिंग कहीं पे हो रही है और ब्लीडिंग कहीं पे क्लॉट हो जा रही है। रिमोट कॉम्प्लिकेशंस में कुछ टाइम के बाद में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? क्रॉनिक डेबिलिटी। एक तो नॉर्मली होता है कि जो पेशेंट है इन्फेक्शन हुआ वो फिर नॉर्मल ठीक हो गया, लेकिन वो इन्फेक्शन काफ़ी देर तक अगर वहाँ पे परसिस्ट कर रहा है तो काफ़ी लंबे समय तक क्रॉनिक डेबिलिटी देखने को मिलेगी, क्रॉनिक पेल्विक पेन एंड बैकएक देखने को मिलेगा, डिस्पेरियूनिया देखने को मिलेगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं इन फ्यूचर में, सेकेंडरी फर्टिलिटी ड्यू टू ट्यूबल ब्लॉकेज, किसी भी तरीके का इनफर्टिलिटी भी हमें देखने को मिल सकता है अगर प्रीवियस प्रेगनेंसी में सेप्टिक अबॉर्शन रह चुका है तो, इमोशनल डिप्रेशन देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट क्या क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर एज फॉलोज। टू कंट्रोल द सेप्सिस, जो सेप्सिस हो रहा है जिस भी तरीके का इन्फेक्शन हो रहा है उसे हमें कंट्रोल करना है। टू रिमूव द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, किस वजह से इन्फेक्शन क्रिएट हो रही है, जैसे कि पहले था कि अगर हम रिटेन्ड फीटस है, फीटल डेथ है, तो वहाँ पे उस केस में हमें देखने को मिलेगा जो इन्फेक्शन हुई है उसको हम उसके सोर्स को हम पहले ब्लॉक करेंगे। टू गिव सपोर्टिव थेरेपी टू ब्रिंग बैक द नॉर्मल हीमोस्टेटिस एंड सेलुलर मेटाबॉलिज्म, जो पेशेंट के हम है सपोर्टिव थेरेपी हम दिलाएंगे उनको
और जिस भी तरीके हीमोस्टेटिक उनके जो फ्लक्चुएशंस आए थे उसको हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। टू एक्सेस द रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट, हम पेशेंट को मॉनिटर करेंगे, फॉलोअप पे भेजेंगे और उनके रिस्पॉन्स और उनसे जो प्रोग्नोसिस है उसको हम एग्जामिन करेंगे। तो अब हम देखते हैं मैनेजमेंट, जनरल मैनेजमेंट। पुलिस नोटिफिकेशन इज एसेंशियल इफ अ क्रिमिनल अबॉर्शन इज सस्पेक्टेड। हम देखते हैं कि फर्स्टली बहुत सारे केसेस में आपके हमारे सोसाइटी में काफ़ी सारे केसेस होती हैं कि हम वहाँ पे पेशेंट को पता ही नहीं होता है कुछ भी तरीके का वो मेडिकेशन या तो गलती से खा लेती हैं या फिर उनके कोई किसी भी तरीके से उन्हें मेडिकेशन वो दे दी जाती हैं जिसकी वजह से अबॉर्शन वहाँ पे क्रिएट होता है और सेप्सिस कॉज करता है। तो वहाँ पे हमें पुलिस नोटिफाई करना है। हॉस्पिटलाइजेशन इज़ नेसेसरी फॉर ऑल केसेस ऑफ सेप्टिक अबॉर्शन। अगर ये अबॉर्शन हो रहा है, सेप्टिक अबॉर्शन हो रहा है, तो उस कंडीशन में हमें हॉस्पिटलाइजेशन फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है पेशेंट को रिससिटेट करने के लिए, रिवाइव करने के लिए। और उसके साथ हमारा फर्स्टली होगा कि हर एक केस में हॉस्पिटलाइजेशन करना ही करना है। ऑक्सीजन इज गिवन बाई नेसल कैथेटर, vigorous intervention infusion with crystalloid, the patient is kept in isolation। ग्रेड 1 का जो कंडीशन क्रिएट हो रही थी, ग्रेड 1 में क्या हो रहा था, जो हमारा इन्फेक्शन है वो यूट्राइन कैविटी तक ही रिटेन्ड है, उससे ज़्यादा स्प्रेड आउट नहीं हुआ है। तो उसके हिसाब से देखते हैं पिप्रासिलिन, टेजोबैक्टम एंड कार्बाजेपिन आपके ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है, उसको देंगे हम। क्लिंडामाइसिन दे सकते हैं, जेंटामाइसिन, मेट्रोनिडाजोल देंगे, एनाल्जेसिक एंड सीडेटिव। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराएंगे अगर ब्लड लॉस हो चुका है काफ़ी ज़्यादा तो। इवैक्यूएशन ऑफ द यूट्रस। ग्रेड 2 में देखते हैं क्या है। एंटीबायोटिक सेम एज मेंशन्ड फॉर ग्रेड 1, जो भी एंटीबायोटिक हमने इसमें देखा सेम एंटीबायोटिक देंगे। पिप्रासिलिन, टेजोबैक्टम, क्लिंडामाइसिन, जेंटामाइसिन, मेट्रोनिडाजोल देंगे और एनाल्जेसिक और सीडेटिव भी देंगे। Analgesic and sedative are given required in grade 1. Blood transfusion is more often needed. Surgery, evacuation of the uterus, posterior colpotomy। posterior colpotomy ये है कि हम जो posterior fornix से हम एग्जामिन करने के लिए टेस्ट करते हैं और वहाँ पे हम आपको fornix के ताकि पाउच ऑफ डगलस को हम एग्जामिन कर सकें। ग्रेड 3 एंटीबायोटिक सेम एज मेंशन फॉर द ग्रेड 1, सेम है। Supportive therapy is directed to treat generalized peritonitis by gastritic suction and intravenous crystalloid infusion हम करेंगे। सपोर्टिव थेरेपी में हम चलाते हैं ताकि जो पेरिटोनाइटिस अगर कॉज हो रही है या फिर गैस्ट्राइटिक हो रही है तो हमें उससे हम इंट्रावेनस क्रिस्टलॉइड इन्फ्यूजन दे के हम उसे रिवाइव कर सकें। द पेशेंट में नीड इंटेंसिव केयर यूनिट मैनेजमेंट, पेशेंट को इंटेंसिव केयर की भी ज़रूरत पड़ सकती है। मैनेजमेंट ऑफ एंडोटॉक्सिक शॉक और रीनल फेलियर, अगर किसी भी तरीके का अदर ऑर्गन में इन्फेक्शन हो चुका है तो उसे भी हमें रिससिटेट करना इंपॉर्टेंट है। सर्जरी में सेम है, इवैक्यूएशन ऑफ यूट्रस एंड पोस्टीरियर कॉल्पोटॉमी। अब है नेक्स्ट इंडक्शन ऑफ अबॉर्शन। इंड्यूस्ड अबॉर्शन इज द डेलिबरेट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द पीरियड ऑफ वायबिलिटी। इंडक्शन ऑफ अबॉर्शन में है किसी भी कंडीशन की वजह से, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर भी बताया था कि काफ़ी बार कंडीशन होती है कि हमें अबॉर्शन इंड्यूस करना पड़ता है। उसके कॉजेज़ कुछ भी हो सकते हैं, पेशेंट में भी 18 एज के कम से भी कम है या फिर किसी तरीके का असॉल्ट के केस के साथ आ रही है तो उसमें हमें बहुत फोरमोस्ट हो जाता है, या फिर कुछ ऐसे कंडीशन जिसमें हमें एनी हाउ प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराना ही पड़ेगा, तो वहाँ पे हम इंडक्शन करते हैं। इंड्यूस्ड अबॉर्शन इज द डेलिबरेट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द पीरियड ऑफ वायबिलिटी। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है। प्रेगनेंसी ऑफ हिस्ट्री, LMP हम असेसमेंट पहले करेंगे, हिस्ट्री लेंगे उनकी, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, प्रेगनेंसी हिस्ट्री में LMP पूछेंगे, प्रीवियस नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज पूछेंगे और कितनी प्रेगनेंसी लॉस हुई हैं उनकी उसके बारे में पूछेंगे। आस्क फॉर द हिस्ट्री ऑफ पेन, किस तरीके का पेन हो रहा है पेशेंट को। फिजिकल एग्जामिनेशन, वाइटल साइन, स्पेकुलर एग्जामिनेशन, अल्ट्रासोनोग्राफी हम कराएंगे। लेबोरेटरी टेस्ट में HB और CBC का टेस्ट करेंगे। डायग्नोसिस क्या क्या है। फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंसी इज रिलेटेड टू एक्टिव फ्लूइड वॉल्यूम लॉस सेकेंडरी टू हेमरेज। Anxiety related to loss of pregnancy and future child being born. Acute pain related to uterine cramping. Risk for infection related to vaginal bleeding secondary to dilated cervical os. Risk for complication related to disease condition. Goal क्या होगा हमारा, to maintain fluid volume, to relieve anxiety, to reduce pain, to prevent infection, to prevent complications. इंटरवेंशन में हम मेन देखते हैं कि क्या क्या हम करना है। हमें बॉडी फ्लूइड को रिससिटेट करना है, बॉडी की फ्लूइड हीमोडायनामिक हमें स्टेबल करना है पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ और जो भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुई है उसके साथ।
तो हम पेशेंट के वाइटल साइन को एग्जामिन करेंगे अगर पेशेंट शॉक में ना जाए। नर्स शुड एस्टिमेट फ्लूइड लॉस द लेडीज पैड। हम फ्लूइड लॉस को हम एग्जामिन करते हैं, जैसे कि हमने नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी हम चेक करते हैं पोस्ट ऑफ पेशेंट्स को। हम एक पैड में अगर पूरी तरीके से पैड जब सोक्ड हो जाती है तो उसे हम समझते हैं कि 50 ml ऑफ ब्लड लॉस हुआ है। तो हम उस हिसाब से देखेंगे कि कितने पैड उन्होंने यूज़ किए हैं, फिर कितने पैड स्पॉइल्ड हो रहे हैं। नर्सेज शुड एसेस कॉजेटिव फैक्टर, प्रेगनेंसी टेस्ट, रिटेन फीटल प्लेसेंटल पार्ट और रिव्यू लेबोरेटरी डेटा। हम पहले उसमें एग्जामिन करेंगे, टेस्ट देखेंगे कि किसी भी क्या पॉजिटिव फैक्टर रह चुका है, रिटेन फीटल या प्लेसेंटल पार्ट, किसी भी तरह का कॉन्सेप्शन तो रिटेन नहीं है यूट्राइन कैविटी में, और लेबोरेटरी डेटा को हम एग्जामिन करेंगे। एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड, ब्लड प्रोडक्ट, प्लाज्मा एक्सपेंडर्स एज ऑर्डर्ड। हम आईवी फ्लूइड चलाएंगे, उनको ब्लड प्रोडक्ट देंगे, और प्लाज्मा एक्सपेंडर्स अगर ऑर्डर में है तो हम वो ट्रांसफ्यूज कराएंगे। लिमिट द एक्टिविटी फॉर दोज विथ थ्रेटेंड अबॉर्शन। पेशेंट के एक्टिविटी को हम लिमिट करेंगे ताकि पेशेंट को और भी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट या फिर प्रॉब्लम ना क्रिएट हो सके। टू रिलीव एंजाइटी, assess the anxiety of mother and family member from their facial expression. Reassure the mother in case of threatened abortion so that pregnancy can be continued. Reassure the mother by providing psychological support when she is grieving for her lost baby. हम इसमें उन्हें साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, वो ग्रीव कर रही हैं, परेशान है बहुत ज़्यादा, साइकोलॉजिकली वो डिस्टर्ब हो रही हैं, तो उसके लिए हम उन्हें रिलीव करेंगे और कंफर्ट कराएंगे। टू रिड्यूस द पेन, एसेस द लेवल ऑफ पेन विद द हेल्प ऑफ पेन स्केल। हम पेन स्केल के हेल्प से उनके पेन को है वो स्कोर करेंगे, एग्जामिन करेंगे किस इंटेंसिटी का पेन है। प्रोवाइड अ कंफर्टेबल पोजीशन फॉर द मदर एंड एडवाइज हर टू रेस्ट इन बेड। हम पेशेंट को है वो कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें, उन्हें साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे ताकि उनको थोड़ा सा पेन रिड्यूस हो और वो कंफर्टेबल फील करें। प्रोवाइड डाइवर्जनल थेरेपी टू द लेडी। हम पेशेंट को काफ़ी सारे, हम फैमिली को भी इन्वॉल्व करते हैं कि वो उसके साथ बात करें, थोड़ा बैठे उठे, कुछ अच्छी चीज़ें बात करें उनके साथ, ताकि वो थोड़ा सा डाइवर्स हो सके और उन्हें हल्का फुल्का एक अच्छे इन्वायरमेंट और काम इन्वायरमेंट सजेस्ट करते हैं कि वो वहाँ पे रहे। एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। एनाल्जेसिक हम देंगे ताकि पेन रिड्यूस हो सके। टेल द वुमेन टू रिपोर्ट इमीडिएटली इफ़ द पेन वर्सन। हम फीमेल को समझाते हैं कि अगर किसी भी तरीके का पेन उनको एग्रीगेट हो रहा है तो वो तुरंत रिपोर्ट करें, हमें बताएं। टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, एसेस फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन लाइक फीवर, टैकिकार्डिया, रेडनेस, बर्निंग ऑन यूरिनेशन एट्सेट्रा। इन्फेक्शन को एग्जामिन करने के लिए हम देखते हैं, पहले तो है बर्निंग सेंसेशन या फिर पेन नहीं होना चाहिए उनको यूरिनेशन के टाइम पे। दूसरा फीवर किस रेंज का है, कितने टाइम के लिए परसिस्ट कर रहा है और कितने डिग्री का है। सेकेंडली है टैकिकार्डिया, अगर टैकिकार्डिया है, बार बार उनका जो हार्ट रेट है वो बढ़ा हुआ है, तो उसके भी कॉजेज़ की वजह से उन्हें बहुत डिस्कम्फर्ट हो सकता है। टीच द लेडी टू मेंटेन पर्सनल हाइजीन। हम फीमेल को समझाते हैं कि वो थोड़ा पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करें, क्योंकि अगर इन्फेक्शन कॉज हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन हो रही है, डिफ़िकल्टी हो रही है यूरिनेशन के टाइम पे या फिर पेन हो रहा है, तो उसकी वजह से भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपने पर्सनल हाइजीन, बॉडी हाइजीन को बहुत मेंटेन रखें। एडवाइज हर टू यूज़ स्टेराइल पैड एंड चेंज देम फ्रीक्वेंटली। उन्हें हम बताते हैं कि क्लीन पैड को यूज़ करें और फिर फ्रीक्वेंटली उसे चेंज करें। एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक एज प्रिस्क्राइब्ड इन द केस ऑफ सेप्टिक अबॉर्शन। हम सेप्टिक अबॉर्शन के केस में हम उन्हें एंटीबायोटिक देंगे, जो कि हमने देखा पिप्रसिलिन, टेजुबेक्टम, क्लिंडामाइसिन हुआ। एडवाइज द लेडी टू रिपोर्ट इफ़ द अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग इंक्रीज। किसी भी तरीके का जो ब्लड लॉस है या फिर ब्लड है वो बहुत ज़्यादा ही बॉडी से डिस्चार्ज हो रहा है, तो उस कंडीशन में होगा, ताकि पेशेंट शॉक में ना जाए, इसका ध्यान रखते हुए हम उन्हें बताएंगे कि वो किसी भी तरीके का ब्लड लॉस है वो इमीडिएटली हमें इन्फॉर्म करें। कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए टीच द लेडी अबाउट द कॉम्प्लिकेशन इन फ्यूचर प्रेगनेंसी। किस तरीके के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि उनका रिस्क फैक्टर बढ़ जा रहा है, अगर किसी भी तरीके का अबॉर्शन हुआ है तो और सेप्टिक अबॉर्शन हो रही है तो रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है कि वो आगे वाली भी प्रेगनेंसीज में हो सकता है कोई प्रॉब्लम उनको देखने को मिले। तो हम उन्हें बताएंगे, समझाएंगे कि किस किस कैसे सिम्टम्स अगर आपको देखने को मिल रहे हैं या फिर कैसे साइन देखने को मिल रहे हैं, तो आप किन चीज़ों पे आप इमीडिएटली रिपोर्ट करें और फॉलोअप के लिए आएँ। एडवाइस हर फॉर फॉलोअप विजिट फॉर 1 to 3 वीक्स। 1 से 3 हफ्ते के बीच में हम उन्हें फॉलोअप के लिए फॉर श्योर बोलेंगे कि आप एक बार आइए। एडवाइस हर टू सीक मेडिकल अटेंशन एज सुन एज पॉसिबल इफ़ एनी कॉम्प्लिकेशन अराइजेज। किसी भी तरीके का कॉम्प्लिकेशन अगर देखने को मिल रहा है तो वहाँ पे हम उन्हें बताएंगे कि आप मेडिकल
जो भी सजेशंस है उसके लिए तुरंत आप आगे आएँ। नॉर्मल अगर अबॉर्शन हमें देखने को मिल रहा है तो उसमें हमें जनरल हेल्थ एजुकेशन हम क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को। क्लीन द पेरिनियम आफ्टर ईच वॉइडिंग ऑफ वोवेल मूवमेंट एंड चेंज द पेरिनियल पैड ऑफन। अगर किसी भी तरीके का, पहले तो पर्सनल हाइजीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किसी भी तरीके के इन्फेक्शन को वो और भी ज़्यादा एग्रीगेट ना करे। अवॉइड टब बाथ फॉर 2 वीक्स, टब बाथ को अवॉइड करें। अवॉइड टैम्पॉन यूज, डाउचिंग एंड वजाइनल इंटरकोर्स फॉर 2 वीक। एटलीस्ट 2 हफ्ते के लिए किसी भी तरीके का टैम्पॉन यूज़ ना करें, वजाइनल इंटरकोर्स को अवॉइड करें। नोटिफाई द फिजिशियन इफ एन एलिवेटेड टेम्परेचर और फाउल स्मेलिंग वजाइनल डिस्चार्ज डेवलप। किसी भी तरीके का फाउल स्मेल आ रहा है या फिर किसी भी तरीके का उनके टेम्परेचर में राइज हो रहा है, आपको बहुत रैपिडली फीवर और इन्फेक्शन की रिस्क फैक्टर लग रहे हैं, तो आप इमीडिएटली इन्फॉर्म करें। ईट फूड्स हाई इन आयरन प्रोटीन टू प्रोमोट टिश्यू रिपेयर एंड ब्लड सेल रिप्लेसमेंट। फूड इनटेक को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है रिससिटेट कराना और अच्छी फूड इनटेक उनको एनकरेज करना, ताकि जो भी लॉसेज हुई हैं उसे रिवाइव किया जा सके। और जो भी आपको प्रोटीन के इनटेक को बढ़ाना है ताकि जो भी टिश्यू रप्चर हुए हैं, डैमेज हुए हैं, तो उसमें आपको हेल्प मिल सके। सीक हेल्प फ्रॉम अ सपोर्ट ग्रुप और प्रोफेशनल काउंसलिंग एज नीडेड। बहुत सारी कंडीशन में होता है कि पेशेंट काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में भी चली जाती हैं, फिर साइकोलॉजिकल कंडीशन उनकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि अबॉर्शन एक ऐसा लाइफ का कोई भी एक इवेंट है जो कि अगर कोई भी फीमेल एक्सपीरियंस करती है तो वो फॉर श्योर उनके जो साइकोलॉजिकल कंडीशन है वो कहीं ना कहीं हिंडर्ड होगी। उस कंडीशन में है कि वो काउंसलिंग के लिए सीख करे, किसी प्रोफेशनल के लिए सीख करे, ताकि जो भी उनकी कंडीशन है उसको रिससिटेट किया जा सके। तो अब यहाँ पे हमारा जो अबॉर्शन वाला पार्ट है वो ख़त्म होता है। इसके साथ ही आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ भी आप अपकमिंग लेक्चर्स के लिए एग्ज़ाम मार्क के साथ बने रहें। थैंक यू।